अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेजबान सलमा कौसर और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब। नाजरीन, सुबह पाकिस्तान में खुशामदीद, जुम्मा मुबारक। और आज के प्रोग्राम में यूं तो बहुत सी खबरें हैं, लेकिन एक खबर जो कि सबसे ज़्यादा हमें अच्छी लगी तो वी थॉट कि उसी खबर से आज दिन का आगाज़ करें। सीखने लायक बात है ये, जहां जाएं वहां पे गंद ना डालें और अगर डाल दें तो फिर साफ करें। Exactly. ये सीखना चाहिए हमें, और ये हमें जापान ने कल एक्चुअली करके दिखाया है। वैसे तो पहले उन्होंने हैरान इस तरह से किया कि 4 टाइम का चैंपियन जर्मनी इसको हराया, लेकिन उसके बाद जो फैंस हैं उन्होंने कहा कि हम अपने जो हमारी रवायात हैं, जिस तरीके से भी हम किसी भी जगह पर जाएं एक अच्छे और बाद में हम उस जगह को साफ करें, उन्होंने वो करके दिखाया। स्टेडियम को, यानी जो पवेलियन है उसको किस तरह से वो साफ कर रहे हैं। ना सिर्फ स्टेडियम को बल्कि उन्होंने अपने ड्रेसिंग रूम को भी इसी तरह से साफ किया। और हमारे यहाँ वैसे स्कूलों में ये प्रैक्टिस करवाई जाती है। जब हम छोटे थे तो हम सुबह सवेरे ग्राउंड से अपना कचरा बैग में डाल के डस्टबिन में डालते थे, जितने भी दूसरे बच्चों ने फैलाया होता है। ये बहुत अच्छी बात है और आपने बिल्कुल ठीक कहा शेब, सीखने लायक बात है कि हमें अपने बच्चों को, अपने माशरे को ये तरबियत देनी चाहिए कि जहाँ जाएं सफाई का खास ख्याल रखें। और अगर किसी दूसरे ने गंद फैलाया है तो उसको सबक मिलेगा आपसे अगर आप वो कचरा उठाएंगे, और दूसरों को भी नसीहत करें कि डस्टबिन में डालें कचरा। और ये फीफा वर्ल्ड कप की तरफ से ऑफिशियली भी इसको शेयर किया गया, इस एग्जाम्पल को, कि किस तरह से जापानीज़ फैंस ने ये अच्छी मिसाल कायम की है। तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल कि हम इसको ज़ाहिर शेयर भी करें, खुद भी महसूस करते हैं कि जब जाएं तो अब हमें इसको रेप्लिकेट, हमारा दीन भी हमें यही सिखाता है। चलिए, प्रोग्राम में आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं अपार्ट फ्रॉम न्यूज़, उसका एक क्विक रैंडम शेयर कर लेते हैं आपसे। आज हम बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के दौरे तुर्की की, यानी तुर्किया की। रवां साल का ये दूसरा दौरा है। इस दौरे की अहमियत पर बात करेंगे। टर्किश प्रेसिडेंट की दावत पर ये दौरा शेड्यूल हुआ, तो देखते हैं कि क्या क्या वहाँ पे उनकी मसरूफियात होंगी। PNS एक है जिसका उन्होंने इफ्तिताह भी आज करना है, लेकिन इसके अलावा जो दीगर खबरें वो भी हम इंशाल्लाह आगे चलकर डिस्कस करेंगे कि और मज़ीद वहाँ पर क्या होने वाला है। रजब तैयब एर्दोगान की दावत पर जो हैं वो जा रहे हैं, और दो तरफ़ा ताल्लुकात फॉर श्योर इसमें डिस्कशन का हिस्सा बनते हैं, लेकिन इसके अलावा जो बाकी कोई अगर एग्रीमेंट हो सकता है तो उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल, आज ये डिस्कशन होगी। और साथ ही साथ क्योंकि हम डेली बात करते हैं अल्लामा इकबाल के अफकार से मुताल्लिक, उनके जो फ़लसफ़ा है मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में, खुदी के बारे में, इंसानियत के बारे में, उसको भी डिस्कस करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे अल्लामा इकबाल और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का जो किरदार था पाकिस्तान के बनने में, और फिर उनका तसव्वुर क्या था पाकिस्तान के लिए, और आज के माशरे में क्या हम उन जो अफकार थे उनको इम्प्लीमेंट होता हुआ देख रहे हैं। तो ये आज हमारी डिस्कशन रहेगी। एग्जैक्टली। और इसके अलावा आज हम रिलीजियस टूरिज़म पर भी बात करेंगे, और हमारे साथ मौजूद होंगे सूफ़ी ट्रैवल व्लॉगर, और जिस तरह से वो सूफिया कराम के मज़ारों पर जाते हैं और जो इस तरह से वो हिस्ट्री को हमारे सामने लेकर आ रहे हैं एक नए अंदाज से, एक अपने से अंदाज से, कहाँ कहाँ पर गए, किस तरह से मैनेज करते हैं, आज हम इस पर डिटेल से बात करेंगे। और फ्रॉम आर्मी टू दिस व्लॉगिंग, यानी आर्मी ऑफिसर थे, रिटायरमेंट के बाद जब जिस तरह सूफ़ी व्लॉगर के तौर पर अपनी शनाख्त बना चुके हैं, तो आज हम उनसे डिस्कशन करेंगे, हमारे मेहमान बनेंगे वो। बिल्कुल। और इसके अलावा क्योंकि सूफ़ी व्लॉगिंग का आपने जिक्र किया, आज जुमे का दिन है, तो जुमे की मुनासबत से हमारा एक ऐसा टॉपिक भी होता है जिसका ताल्लुक हमारे रिलीजन से हो, हमारा रिलीजन हमें क्या सिखाता है। हम बात करेंगे रवादारी की, बर्दाश्त की, अमन सलामती की और एहतराम इंसानियत की। हमारा मज़हब हमें सिखाता है कि एक दूसरे का एहतराम करें, एक दूसरे की राय का एहतराम करें, एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीखें, एक दूसरे के लिए रवादारी के जज्बात पैदा करें। तो ये हम इस्लाम की रोशनी में देखेंगे। अब ज़रा क्विक न्यूज़ शेयर कर लेते हैं आपसे। यूँ तो सबसे बड़ी खबर कल की आप सब जानते हैं, लेकिन चले उससे पहले एक और खबर है वो शेयर कर लेते हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ था, और इस इजलास से मुतालिक खबर ये है कि वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना, वज़ीर तख़फ़ीफ़ गुरबत और समाजी तहफ़्फ़ुज़, चेयरमैन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, वज़ीर बराए मौसमी तब्दीली, वज़ीर मवासलात, वज़ीर तवानाई, NDMA और तमाम मुतल्लिक़ा इदारों को सैलाब ज़दा इलाक़ों में मुतासरीन के रिलीफ और बहाली के इक़दामात पर खराज तहसीन पेश किया है। और वज़ीर-ए-आज़म ने COP27 में लॉस एंड डैमेज के जो फंड का क़याम था उसको पाकिस्तान की बहुत बड़ी फ़तह करार दिया, और यकीनन ये बड़ी फ़तह है। मिस्र के शहर शर्म शेख में पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली के नतीजे में जो हालिया सैलाब आया था उसमें नुकसानात हुए बड़े पैमाने पर, उनको बैनुल अक़वामी फ़ोरम में कामयाबी से उजागर करने पर वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब साहिबा और इसके अलावा वज़ीर मौसमियाती तब्दीली शहरी रहमान की कोशिशों
को खुसूसी तौर पर सराहा गया है। ये तो हो गई COP27 की बात। अब बात कर लेते हैं कल की सबसे बड़ी खबर की, बहुत अहम तैनातियों की जिसका आप सबको इंतजार था। सारे लोग कयास आराइयां कर रहे थे लेकिन नाम सामने आ गए हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने अहम तकरीरों से मुतालिक समरी पर दस्तखत कर दिए, जिसके बाद जनरल आसिम मुनीर नए आर्मी चीफ और जनरल साहिर शमशाद मिर्जा चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी मुकर्रर हो गए। और सदर मुमलिकत ने तैनाती से मुताल्लिक मौसूल होने वाली समरी पर जब दस्तखत किए, कल ज़ाहिर तकरीबन 6:30 का वक्त था, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी आइन के आर्टिकल 243 के तहत वज़ीर-ए-आज़म के एडवाइस पर उन्होंने ये मंजूरी दी है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से नामज़द चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा और नामज़द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आसिम मुनीर ने अलहदा मुलाकातें भी की हैं। तो ये अहम खबर थी जिससे मुतालिक हमने सोचा कि सबसे पहले आपको एक दफ़ा फिर से अपडेट करें। और ये जो दो नाम हमारे सामने आए शुएब, इनसे मुतालिक मैं चाहती हूँ एक जुमला अगर मैं ऐड कर सकूँ इसमें। जनरल आसिम मुनीर माशाल्लाह से हाफिज़ कुरान भी है, उनकी शख्सियत का खास पहलू, खास बात। और मदीना में उन्होंने 38 बरस की उम्र में जाके कुरान पाक हिफ्ज़ किया। बिल्कुल। और जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, उनकी शख्सियत की सबसे खास बात, जब हम कहते हैं ना पाकिस्तान आर्मी के लोग या फोर्सेस के लोग इतने ज़्यादा कमिटेड होते हैं अपने प्रोफेशन के साथ, तो मुझे जो जानने का मौका मिला वो ये बात थी, अब तो खैर सभी को पता लगी लेकिन मुझे पहले से मालूम थी कि जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के नेक्स्ट ऑफ किन में पाकिस्तान आर्मी का नाम, सिंध 8 रेजिमेंट का नाम दर्ज है। और ये कितनी खूबसूरत बात है। वालिद शहीद हो गए थे, वालदा का इंतकाल हो गया, बहन भाई कोई था नहीं, शादी उन्होंने की नहीं, तो उनका सब कुछ पाकिस्तान आर्मी है। माँ भी पाकिस्तान आर्मी, बाप भी पाकिस्तान आर्मी। तो ये कितनी खूबसूरत बात है। इससे ज़्यादा कमिटमेंट क्या हो सकती है, इससे ज़्यादा जज्बा क्या हो सकता है। बेशक ऐसे ही है। ये तो और भी खासी बातें इन दोनों की पर्सनालिटी से मुताल्लिक, लेकिन कल एक प्रेसिडेंट सेट हुआ है सलमा, सीनियर मोस्ट को उस ओहदे पर तरक्की मिलना, एक नया प्रेसिडेंट सेट हुआ। और इस तरह से हम ये देख रहे हैं। परसों का अगर हम जिक्र करें, जिस वक्त आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने खिताब किया था यौम दिफा शुहदा की तकरीब से, उन्होंने कहा था कि जो हो गया माजी में वो हो गया। जिस तरीके से पाकिस्तान आर्मी को तनकीद का निशाना माजी में बनाया जाता रहा, कहते हैं इस पर हम सब ने बैठकर सोचा कि आखिर ये क्यों होता है, इस इदारे को तनकीद का निशाना क्यों बनाया जाता है, ये उंगलियां इस यूनिफॉर्म की तरफ क्यों उठती हैं। और जब मामला ये सामने आया कि चूंकि सियासत से जुड़ जाते हैं कुछ अफराद, इसलिए ऐसे होता है, तो उन्होंने कहा कि फरवरी में यह फैसला कर लिया था कि पाक फौज अब से सियासत में कोई किरदार अदा नहीं करेगी। पाकिस्तान की अफवाज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं होगा, नो इंटरफेरेंस। और उन्होंने कहा कि जो मुझे कहा गया, जो मेरे इदारे को कहा गया, जो इस कुर्सी को कहा गया, जो इस यूनिफॉर्म को कहा गया, कहते हैं कि तनकीद जरूर कीजिए लेकिन अल्फाज का चुनाव जरा बेहतर कीजिए। उन्होंने ये एक जुमला भी कहा कि मैं माफ करता हूं जो मेरे लिए जुमले इस्तेमाल किए गए, लेकिन अब सियासतदानों पर भी कुछ जिम्मेदारी आयद होती है कि अपने गिरेबान पर भी झांकें, अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग पर भी काम करें। चूंकि ज़ाहिर है माजी में हम ये देखते भी आए कि जब जब सियासतदानों ने मौका दिया तो ज़ाहिर कुछ मामला खराब भी, बट अभी जिस तरह से हम पाक फौज को देख रहे हैं कि वो सियासत से किनारा कशी उन्होंने अख्तियार की है, जो माजी में गलतियां किसी से भी हुई हैं उसको बिल्कुल समझा गया और कह दिया गया कि अब से नो पॉलिटिक्स। और यही चीज़ हमें नजर भी आ रही है। और जिस तरह से सीनियर मोस्ट की तकर्रुरी, उसके बाद होना तो ये चाहिए सलमा कि मामलात बड़े खुश उसलूबी से आगे बढ़ने चाहिए और तमाम सियासी जमातों को इसको खुशाइन करार देना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कुछ थोड़ा सा मसला जरूर कल क्रिएट किया गया, डिले किया गया। लेकिन कल हमने एक पॉजिटिव चीज़ ये देखी कि सदर मुमलिकत से मुलाकात बड़ी खुशगवार रही और मुबारकबादों का सिलसिला भी शुरू हो गया। बड़ी अहम अपॉइंटमेंट्स थी तो उसके बाद मुबारकबादें मिलना शुरू हो गई। वज़ीर-ए-आज़म ने लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा और लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आसिम मुनीर को मुबारकबाद दी और नई जिम्मेदारियों के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार किया। और इसके साथ ही डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा और नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से ऐवान सदर में अलग अलग मुलाकात की और मुबारकबाद दी। बिल्कुल। और सदर मुमलिकत ने साहिर शमशाद मिर्जा को जनरल के ओहदे पर तरक्की बतौर चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी तैनाती पर मुबारकबाद दी। ज़ाहिर है मुबारकबादों का सिलसिला ये तो जारी रहेगा। पाक फौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार साहब का जिक्र करते हैं। कल उनका बड़ा अहम बयान सामने आया है और वो जो भारत एक प्रोपेगेंडा करता है कश्मीर को लेकर, पाकिस्तान को लेकर, उसके हवाले से बड़ा अहम बयान है। भारतीय फौज के आज़ाद कश्मीर में दहशतगर्दों के लॉन्च पैड के दावे को मन घड़त करार दिया गया है। वो झूठा दावा है भारत का, झूठी बात करता है भारत। वैसे सब जानते हैं भारत झूठ बोलता है। और पाक फौज खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म और हर किस्म की मुहिमजोई का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है, ये कहा गया है DGISPR की तरफ से।
اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ کسی بھی مہم جوئی کا بھرپور جواب دیں گے اور اس کا جواب دینے کے لیے تیار بھی ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ آزاد جموں کشمیر سے متعلق اعلیٰ بھارتی فوجی افسران کا بے بنیاد الزام ہے یہ، اور آزاد کشمیر میں نام نہاد دہشت گردوں کے لانچ پیڈ کا جو دعویٰ ہے یہ بالکل من گھڑت ہے اور پروپیگنڈا سوچ کا مظہر ہے یہ جس طرح کے دعوے کیے جا رہے ہیں، کیونکہ ماضی میں بھی اس طرح کے دعوے ہم بھارتی افواج کی طرف سے دیکھتے آئے ہیں۔ بھارتی فوج بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر میں حق خود ارادیت کی جدوجہد کچلنے میں مصروف ہے۔ بھارتی فوج بے گناہ اور نہتے کشمیریوں کے خلاف انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں سے توجہ ہٹانے کے لیے اس طرح کے بے بنیاد بیانات گھڑتی ہے۔ بالکل، بڑھتے ہیں آگے، ایک اور خبر شیئر کرتے ہیں اور یہ ہے جو آج وزیراعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب ترکیہ کے دورے پر روانہ ہوئے ہیں۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان کی دعوت پر وزیراعظم محمد شہباز شریف صاحب آج ترکیہ کا 2 روزہ سرکاری دورہ کر رہے ہیں۔ وزیراعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب اور صدر رجب طیب اردوان سے جو ملاقات ہے اس کی ظاہر چیزیں جب سامنے آئیں گی ویل شیئر دیٹ، لیکن علاقائی صورتحال پر بات ہونی ہے، مشترکہ دلچسپی کے جو دیگر امور ہیں اس پر بات چیت ہونی ہے، اور وزیراعظم ترکیہ کی کاروباری برادری کے رہنماؤں سے بھی ملاقات کریں گے۔ ای سی او ٹریڈ اینڈ ڈیولپمنٹ بینک یعنی ای ٹی ڈی بی کے صدر سے بھی وزیراعظم کے استنبول میں قیام کے دوران ملاقات جو ہے وہ شیڈیول ہے، اور بالکل اس کو ہم کچھ ہی دیر میں اپنے مہمان موجود ہوں گے ان کے ساتھ بھی ڈسکس کریں گے۔ آج کے دن کے حوالے سے اگر بات کر لی جائے 25 نومبر، تو یہ دن مختص ہے خواتین کے خلاف جو تشدد ہے اس کے خاتمے کا دن منایا جا رہا ہے۔ خواتین پر تشدد پوری دنیا میں ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ صرف پاکستان میں، دنیا میں ہر جگہ ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ اس کی روک تھام کے لیے اویئرنیس کریٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ تو ہر ایک عورت کو اپنی زندگی میں جسمانی یا ذہنی تشدد کا سامنا رہتا ہے، اور ہر سال 25 نومبر کو یہ دن منایا جاتا ہے۔ عالمی سطح پر خواتین اور لڑکیوں کے ساتھ تشدد کے خاتمے کے حوالے سے 16 روزہ سرگرمیوں کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس سال کا تھیم ہے خواتین اور لڑکیوں کے خلاف تشدد کے خاتمے کے لیے ایکٹیویزم، جس کا مقصد خواتین اور لڑکیوں کے خلاف تشدد کی روک تھام اور خاتمے میں خواتین کے حقوق کی سرکردہ تنظیموں اور تحریکوں کے کردار پر روشنی ڈالنا ہے۔ اور یو این کے مطابق جو خواتین ہیں ان کو ذہنی طور پر ٹارچر کرنا، ان پر جسمانی تشدد کرنا، اس کے ساتھ ساتھ جنسی زیادتی کا نشانہ بنانا، جنسی طور پر ہراساں کرنا یا ایسا رویہ اختیار کرنا جو صنفی تفریق کو ظاہر کرے یا غیرت کے نام پر قتل کرے یا کم عمری یا جبری شادی یا وراثت سے محرومی، تیزاب گردی، تعلیم یعنی بنیادی حق سے محروم کرنا، ایسے بہت سے معاملات ہیں جس سے خواتین کو گزرنا پڑتا ہے، بلکہ سم ٹائمز تو بنیادی انسانی حقوق کی بھی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ تو اس سارے معاملے پر ظاہر ہے 16 روزہ جو آپ نے کہا نا کہ اس پر اب ڈسکشن ہوگی، اور اس کا تھیم بھی آپ نے شیئر کیا کہ خواتین اور لڑکیوں کے خلاف جو تشدد ہے اس کے خاتمے کے لیے ایکٹیویزم کو ہمیں پروموٹ کرنا ہے۔ چلیں کچھ اور خبریں سپورٹس کے میدان سے کوئکلی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ٹیسٹ سیریز کی بات کرتے ہیں۔ پہلا میچ 1 دسمبر سے شروع ہونا ہے۔ قومی اسکواڈ آج سے پنڈی اسٹیڈیم میں پریکٹس کا آغاز کرے گا۔ پاکستان اور انگلینڈ اس کے درمیان 3 ٹیسٹ میچز کی سیریز کا آغاز ہے 1 دسمبر سے، اور پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں یہ سیریز ہونی ہے، اور بالکل 27 نومبر کو ٹیم پاکستان پہنچے گی، اور ٹیسٹ سیریز کا دوسرا میچ 9 دسمبر سے ملتان، جبکہ تیسرا میچ 17 دسمبر سے کراچی میں کھیلا جائے گا۔ ہم بھی میچ دیکھیں گے انشاءاللہ، چاہے سمجھ آئے نہ آئے تھوڑا سا دیکھ لیں گے، جا کے دیکھیں گے۔ یس بالکل۔ ایک فش کی نیوز تھی آپ کے پاس، گولڈ فش، بہت بھاری والی فش ہے، اور یہ برطانیہ سے خبر ہے، انہوں نے دنیا کو دنگ اس طرح سے کیا کہ سب سے بڑی گولڈ فش پکڑی گئی ہے، اور اس فش کو نام دیا گیا ہے کیرٹ، شاید میں بھی اس کے کلر کی وجہ سے، اور وزن ہے 30 kg، 30 کلو گرام وزنی یہ مچھلی، اور اس کی عمر سے متعلق یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ مچھلی کی عمر 20 سال ہے۔ اتنی جوان لگتی دنیا ویسے، بس کریں 20 سال کی مچھلی جوان نہیں ہوتی، انسان کی بات نہیں ہو، یہ مچھلی کی بات ہو رہی ہے، اور اس مچھلی کو بہرحال واپس پانی میں چھوڑ دیا گیا ہے، یا یہی سوچ کے کہ بھائی تو جوان ہے۔ نہیں، میں اس بات پہ حیران ہونی ہوں کہ وہ 20 سال کی ہو کے بھی اتنی چھوٹی سی رہتی ہے، ہم 20 سال کے اتنے بڑے ہو جاتے ہیں۔ نہیں وہ مچھلی ہے نا، یہی تو مسئلہ ہے، ہم نے تو ان مچھلیوں کو کھا جانا ہوتا ہے۔ تو اینی ویز یہ مچھلی سے متعلق خبر تھی۔ چلیں فٹ بال سے متعلق کچھ خبریں ہمارے پاس ہیں۔ فیفا فٹ بال ورلڈ کپ جاری ہے، اور اس دوران اور بھی کافی خبریں ہمارے پاس آ رہی ہوتی ہیں۔ تو پرتگال کے اسٹار فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو، ان کو جو ان کے فین ہیں ان کا موبائل فون پھر مہنگا پڑ گیا۔ 2 ڈومیسٹک میچوں کی پابندی اور 50,000 پاؤنڈ جرمانہ عائد کیا گیا ہے کہ بھائی فون کیوں لیا۔ رواں سال اپریل میں مانچسٹر یونائٹڈ کی جانب سے کھیلتے ہوئے رونالڈو نے انگلش فٹ بال کلب جو ہے اس کے ہاتھوں شکست کے بعد میدان سے ڈریسنگ روم میں جاتے ہوئے
تماشائیوں میں موجود جو ویڈیو بنانے والا ایک ان کا فین تھا اس کے فون پر غصے سے ہاتھ مار کر موبائل نیچے پھینک دیا تھا، لیا نہیں تھا، نیچے پھینک دیا تھا۔ اس وجہ سے فٹ بال ایسوسی ایشن کے مطابق رونالڈو پر جو پابندی ہے وہ ڈومیسٹک سطح پر ہوگی اور اس پابندی کا اطلاق ورلڈ کپ چیمپئنز لیگ کے میچز پر نہیں ہوگا۔ بہرحال نہیں تو شعیب، یہ رونالڈو تو انہوں نے تو ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا تھا، تو اب پابندیاں کس بات کی؟ اب کون سے جرمانے؟ جانے دیں، تو معافی ہو جانی چاہیے اب تو۔ نہیں یو نیور نو، اگر کسی اور کلب کے انہوں نے کہہ دینا جاؤ میں نہیں کھیلتا، پہلے ہی ریزائن کر دی۔ اچھا، چونکہ میچز جاری ہیں، کل بھی جو میچ تھا جس میں جاپان نے ہرایا جرمنی کو، ایک چوتھی بار کا چیمپئن ہو جرمنی اور ہرا رہا ہو جاپان، اینیویز وہ تو جاپان کے لیے تو بڑی اچھی خبر، لیکن جو پاکستان میں جرمنی کے سفیر ہیں وہ کس طرح سے فیفا ورلڈ کپ کو انجوائے کر رہے ہیں اس کی ہم بات کرتے ہیں۔ خاصے پرجوش ہمیں نظر بھی آ رہے ہیں۔ الفریڈ گانس انہوں نے سوشل میڈیا پر ویڈیو شیئر کی جس میں وہ ورلڈ کپ میچز میں استعمال ہونے والے پاکستانی فٹ بال کی شکل کا بڑا بال لیے نظر آئے، یعنی اسی والے بھائی کو نا، یعنی فٹ بال بھائی کو، بڑے والے بھائی۔ اور یہ والا جو فٹ بال ہے نا، یہ مجھے خالی کدو لگ رہا ہے کیونکہ ہمارے فٹ بال میں چپ بھی ہوتی ہے۔ نہیں ہو سکتا یہ اسپیشلی بنوایا ہو نا انہوں نے صرف فیفا ورلڈ کپ کی محبت میں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ گول کریں گے۔ ویسے اتنا آپ نے چھوٹے فٹ بال کو بڑا گول تو کر لیا ہے، گول مولے سے فٹ بال تو بنایا ہے، اور کہتے ہیں ورلڈ کپ جیتیں گے، بڑے پر امید نظر آ رہے ہیں۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس ورلڈ کپ میں جو گول ہوگا وہ پاکستان کا گول ہوگا، کیونکہ فٹ بال ہمارا ہے، پاکستان وہاں پہ نہیں ہے، لیکن گول فٹ بال گول پاکستان کا ہی ہے۔ جو گول کریں گے وہ پاکستان کے حصے میں آئے گا، کیونکہ فٹ بال ہمارا گول وہاں پہنچے۔ بالکل، گول فٹ بال وہاں پہنچے۔ اب میرا خیال ہے کہ نیوز کے بعد اب مہمانوں کی باری آ گئی ہے۔ ابھی ذرا ہم بات کر لیتے ہیں وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے دورہ ترکیہ سے متعلق۔ بہت اہم دورہ ہے، 2 روزہ دورے پر ہیں وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان کی دعوت پر وہ دورہ کر رہے ہیں اور بڑا اہم دورہ ہے۔ اس دوران کیا کچھ ایکٹیویٹیز ہونے والی ہیں، کیا چیزیں ہیں، اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں۔ ایک خبر تو یہ آئی تھی کہ استنبول شپ یارڈ میں ترک صدر کے ہمراہ تیسرے PNS خیبر کا انہوں نے افتتاح بھی کرنا ہے۔ آج ہمیں پروگرام میں جوائن کریں سابق سفیر جمیل احمد خان صاحب، انہیں ویلکم کریں گے۔ السلام علیکم سر، گڈ مارننگ، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام اور صبح بخیر۔ بہت شکریہ سر جوائن کرنے کے لیے۔ سر کیا تجزیہ ہے آپ کا؟ رواں سال کا دوسرا دورہ، ترکیہ کی دعوت پر دورہ کتنا اہم ہو سکتا ہے؟ کن معاملات پر بات ہو سکتی ہے؟ کیسے اس کو ہم آگے لے کر چلیں گے معاملات کو؟ ظاہر ہے اس کی ایک اہمیت اور افادیت اور اس کی کلیدی حیثیت، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی ہے۔ کلیدی حیثیت اس کو 2 تناظر میں دیکھا جا سکتا ہے۔ پہلا تناظر اور اہم تناظر جو ہے جیو پولیٹیکل ہے، اور خاص طور پہ پرائم منسٹر کا یہ دوسرا وزٹ اسی سال اور ہائی پاور ڈیلیگیشن کے ساتھ، اور طیب اردگان صاحب کے انویٹیشن پر یعنی آفیشل وزٹ، یہ 2 ملکوں کی ایک مراسم کے عروج کی غمازی کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ مراسم ہمارے مزید اپورڈ ٹریجیکٹری کے طرف، اپورڈ اس کی اڑان کے طرف جا رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے ہم نے اس پہ PTA بھی کیا ہوا ہے، پریفرنشل ٹریڈ ایگریمنٹ بھی ہم کر چکے ہیں، جو کہ پرائم منسٹر پچھلی دفعہ اپنے پرائم منسٹر ہاؤس میں ہی جب ان کا ڈیلیگیشن آیا تھا تو وہ سائن ہوا تھا۔ تو اس تناظر میں دیکھ لیں، جیو پولیٹیکل کا میں تذکرہ کروں گا تو پرائم منسٹر کے وزٹ کی بڑی اہمیت زیادہ اور واضح سامنے آ جائے گی۔ یہ تو بات درست ہے کہ ہماری اسٹریٹجک جو ہماری الائنس بھی ہے اور اسٹریٹجک ہمارے تعلقات ہیں، جس کی وجہ سے یہ تیسرا جہاز ہمیں مل رہا ہے پاکستان نیوی کے لیے، 4 میں سے تیسرا جہاز، جیسے کہ انوگریشن۔ اس قسم کے جسچر سے، دونوں سربراہان کے انوگریشن سے، دونوں ملکوں میں جو ایک برادرلی تعلقات ہیں، جو ایک بڑے اچھے پیپل ٹو پیپل ریلیشن ہیں لوگوں کے درمیان، اس میں اور بڑھاوا آتا ہے۔ یہ تو اس کی آپٹکس ہیں، لیکن اس کے پس پردہ جو جیو پولیٹیکل اس وقت تناظر چل رہا ہے، اس جیو پولیٹیکل تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو اگلے سال ایک بہت بڑا ایک اچھا ان کے لیے، ترکی کے لیے ایک بہت اچھی بات رونما ہونے والی ہے، اور وہ ہے کہ ان کا جو ایک ٹریٹی تھا جس کا نام ہے لاسانے ٹریٹی، جو کہ سوئٹزرلینڈ میں ہوا تھا جب عثمان ایمپائر جب فال ہوئی تھی، اس کے بعد وہ 100 سال کی ٹریٹی تھی، 1923 کی جولائی کو ہوا تھا، جو کہ اگلے سال جولائی میں ختم ہو رہا ہے۔ اس ٹریٹی میں کچھ قدغنیں تھی ترکی پر کہ وہ انٹرنیشنل واٹر سے، یعنی جو ان کے سرزمین سے گزرگاہ گزر رہی ہے بوسفورس سے،
समुंदर से, तो उससे वो टॉल नहीं ले सकते थे, यानी उससे वो जिस तरह इजिप्ट लेता है नहर स्वेज से अपना रेवेन्यू को $5 बिलियन साल का, तो अब तुर्की भी उस लिहाज से, क्योंकि वहां सैकड़ों की तादाद में जाते हैं गुजरते हैं जहाज, एक तो ये हो गया। दूसरा, तुर्की को 2023 के ये 1923 के उस एग्रीमेंट के तहत रसाई नहीं थी उन तेल के कुओं में जो कि बॉस्फोरस और ब्लैक सी में है, वो भी हो जाएगा। तो मैं मुख्तसर करके ये बता दूं कि इस प्राइम मिनिस्टर के दौरे में अगर इस तनाजर में देखा जाए कि टर्की जो अब आगे जाके उसकी इकोनॉमी मजीद बढ़ेगी, और टर्की इसने साबित किया है, खासतौर पर तैयब एर्दोगान ने, कि रशिया और यूक्रेन वार में भी उन्होंने मीडिएटर का काम करके दुनिया में खुराक को कहत से बचा लिया, जिसकी की पजीराई यूनाइटेड नेशन ने तो बहुत की, लेकिन जिसको अल्टीमेटली अमेरिका ने भी सपोर्ट किया। इसका मतलब क्या हुआ कि एर्दोगान ने जो थोड़े बहुत उनके रिलेशन में फर्क पड़ा था पिछले बरसों में, उन्होंने उसको रिपेयर किया। उन्होंने यूक्रेन की ऑफिशियल ट्रिप लगाए, रशिया का लगाया, अमेरिका का लगाया, और उसके नतीजे में दुनिया में खुराक को कहत से बचाया, और उसके नतीजे में जो शिद्दत मजीद आनी थी लड़ाई में, उसमें कमी आई या वो बराबर रही। तो उसकी वजह से तुर्की की अहमियत बढ़ गई काफी, तुर्किया की। और उसकी अहमियत बढ़ने से फायदा क्या होगा कि प्राइम मिनिस्टर जो अभी जा रहे हैं वो ट्रेड डेलीगेशन से, उनके बिजनेस कम्युनिटी से, प्राइम मिनिस्टर के दिल के बहुत नजदीक है कि जब वो जाते हैं तो वो उनके बिजनेसमैनों से बहुत ज्यादा और बहुत सही और बहुत खुले अंदाज में बात करते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि प्राइम मिनिस्टर उनको मोटिवेट करते हैं। और तैयब एर्दोगान तो पहले ही इस चीज के, प्रॉब्लम ये है कि इन तमाम चीजों के बावजूद हमारा ट्रेड वॉल्यूम तुर्की के साथ इतने बेहतरीन और इतने आला किस्म के मरासम के बावजूद भी हमारा ट्रेड वॉल्यूम जितना होना चाहिए वो नहीं। पिछली दफा प्राइम मिनिस्टर ने कहा था, जब पिछली दफा उन्होंने पीटीए साइन किया था, यानी प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट जब साइन हुआ था, उस वक्त उन्होंने कहा था कि हमारा ट्रेड जो है अनकरीब $5 बिलियन का होना चाहिए। इस वक्त सिर्फ 596 की जो लास्ट फिगर है मिलियन की, वो हमारा ट्रेड वॉल्यूम है, और पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ उसमें 58.61 मिलियन का फायदा है। And we are working on that. जमील साहब, साथ ही साथ ये भी फरमाइएगा कि क्योंकि अभी PNS खैबर का इफ्तिताह होने जा रहा है, वहाँ पे इससे पहले हम देखते हैं माजी में भी अगस्त 2021 में इस्तांबुल में एक तकरीब हुई थी लॉन्चिंग की नेवी के कॉर्वेट PNS बाबर की, और इसके बाद PNS बदर का संग बुनियाद मई 2022 में कराची में रखा गया था। ये जो स्ट्रेटेजिक शराकतदारी है, ये कितनी अहम है दोनों ममालिक के दरमियान? देखिए, ये हमारा एक तसलसल है स्ट्रेटेजिक शराकतदारी का, ये एक तसलसल है हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशंस का, ये तसलसल है हमारे बायलैटरल रिलेशंस का, जिसकी की एक शाख है स्ट्रेटेजिक हमारी रिलेशंस। तो उसकी वजह से बहुत पुराने दिनों में हमारे और बहुत सारे साजो सामान में हमारी हम आहंगी थी टर्की के साथ, तो वो शिप्स वगैरह में भी पहले जो हमारे नेवी के शिप्स थे, तो ये तो, और टर्की जो है अपनी मिलिट्री माइट को काफ़ी बढ़ा रहा है। तो उस लिहाज से पाकिस्तान और टर्की की स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में ज़्यादा इसमें मज़ीद चढ़ाव आएगा। और अगर मैं जियो पोलिटिकल को इस तनाजुर में भी बयान कर दूं कि हमारी स्ट्रेटेजिक रिलेशन टर्की के साथ कैसे हो रही हैं, तो टर्की अभी रशिया से भी करीब जा रहा है, चाइना से भी करीब जा रहा है, और उसने अपने रिलेशन को इस्तवार कर लिया है, बल्कि हो गया है यूएस से भी। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा डेलीगेशन अब रशिया जा रहा है, कल अनाउंस हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, जो मिनिस्टर ने अनाउंस किया है मुसद्दक साहब ने, कि हमारा ऑयल खरीदने के लिए जा रहा है। उसमें इतनी सारी पेचीदगियां हैं कि इस किस्म के दौरों में जो आपने देखा होगा कि उसमें लिखा हुआ है कि बायलैटरल डिस्कशन के अलावा खित्ते के हालात और बाकी दुनिया के हालात पर भी गुफ्तगू हो गई। तो तैयब एर्दोगान जैसी पर्सनैलिटी इस मामले में भी पाकिस्तान की जितना वो अपने आप को करीब समझते हैं और पाकिस्तान टर्की को समझता है, तो मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर जब वो मिलेंगे और वन ऑन वन मीटिंग होगी तो बहुत सारी चीज़ों का अहाता हो सकता है, जिसमें पाकिस्तान की गिरती हुई इकोनॉमी, मखदूश इकोनॉमी जो है, उस पर इसी किस्म के दौरों से मजीद बढ़ावा मिलता है। और ये मैं समझता हूँ बल्कि इस किस्म के दौरों से
यकीनन इस्तिफादा हासिल करने के लिए जो हाई लेवल उनके साथ टीम भी गई है वो इस्तिफादा करने में ज़रूर अपनी कोशिश करेगी, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की मईशत को तिनके तिनकों का सहारा है। तो इस वक्त अगर जियो पोलिटिकल तनाजुर में देखा जाए तो हमें अगर वो ऑयल इम्पोर्ट की परमिशन मिल जाए, हम उस रिफाइनरी के ज़रिए उसको साफ करके करना शुरू कर दें, तो हमारी जो इस वक्त मईशत की मखदूश हालात हैं वो इस किस्म के दौरों से प्राइम मिनिस्टर जैसा कि दौरा कर रहे हैं, उसमें वो भी फैसिलिटेशन का एक किरदार अदा हो सकता है। जिस तरह तैयब एर्दोगान ने मीडिएशन की है ग्रेन के मामले में, लड़ाई के मामले में, बाकी मामलात में, तो इस तरह जब ब्रादर मुल्क आपस में मिलते हैं तो वो गुफ्तगू करते हैं कि भाई हमारी ये मुश्किलात हैं, इसमें भी मीडिएशन थोड़ी सी करके आपकी मावनत और आपकी लॉबिंग हमें चाहिए होगी। तो इस तरीके से एक दूसरे की मदद भी की जाती है। तो इस मामले में अहम पॉइंट आपने रेस किया है, जो मैं समझ पाया हूं कि जिस तरह चंद रोज पहले पाकिस्तान की तरफ से रशिया के साथ खतो किताबत का सिलसिला इस तरीके से शुरू हुआ, इस तनाजुर में शुरू हुआ कि हम वहां से ऑयल लें, और जो मैं समझ पाया हूं कि आप शायद यही कहना चाह रहे हैं कि चूंकि एक लॉबी है और जिस तरह टर्की का यूएस से ताल्लुक, और हम इसे यूटिलाइज कर सकते हैं, एक तरफ हम रीजनल इंटीग्रेशन पर फोकस करें विच इज़ वेरी गुड, और दूसरी तरफ हमें चीप सोर्सेज ऑफ ऑयल की तरफ देखना है जो कि रशिया की तरफ से अगर मिल जाता है, कोई पाबंदी अगर नहीं लगती, बिकॉज हमने पहले भी क्लियरली कहा ये हम तब एग्रीमेंट करेंगे कि कोई पाबंदी ना लगे। तो मैं सही समझ रहा हूँ सर कि इस तनाजुर में सारी ये चीज़ें हो रही हैं? जी हाँ, इसको मजीद मैं अगर वजाहत करूँ, आपने सही समझा, वो उसमें वजाहत ये है कि इसमें यूनाइटेड स्टेट्स की ट्रेजरी डिपार्टमेंट का एक तकरीबन 75-76 सफ़ों का कानून है। उस कानून के तहत अगर अमेरिका ने किसी मुल्क पर सैंक्शन लगाया हुआ है और वो मुल्क इस मामले में रशिया, उससे अगर कोई और मुल्क तजारत करेगा तो उस मुल्क को भी सैंक्शन लग सकती है, उस पर अमेरिका अपना हक महसूस करता है कि सैंक्शन लगा दे। लिहाजा इसलिए ममालिक उसके साथ अपना कारोबार नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो इंडिया ने उससे इज्तनाब हासिल कर लिया है, यानी कि उससे थोड़ी सी रिलैक्सेशन ले ली है, तो हमारा केस बड़ा मजबूत होता है। इस किस्म के इससे हटकर इससे ज़्यादा फायदे की मैं आपको बात बता दूं इस दौरे के हवाले से। तुर्किया जो है उसका वो है यूरोपियन इसका टैरिफ कमीशन का मेंबर है, और उसमें यूरोपियन कस्टम कमीशन का क्योंकि वो मेंबर है, तो हमारी जो बायलैटरल ट्रेड जितनी बढ़ेगी, और मुझे उम्मीद है कि प्राइम मिनिस्टर का ये दौरा और बाकी जो इंगेजमेंट है टर्की के साथ, उससे हमारा एक बहुत देरीना जो हमारा एक उनके साथ पेंडिंग मैटर चल रहा है जो कि एफटीए का है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का, वो हल हो जाना चाहिए। और उससे फायदा ये होगा जो कस्टम यूनियन का एग्रीमेंट है तुर्की के साथ यूरोप का, तो जो भी हमारी अगर एफटीए हो जाए तो उस लिहाज से हम उस एफटीए के तहत अपना सारे गुड्स एंड सर्विसेज जब तुर्किया में लैंड करेगा तो वहां से पूरे यूरोप में जा सकता है, तुर्की के जो उनका अपना कानून है उसके तहत। तो उस लिहाज से इसका अगर दूरस्थ नतीजा देखा जाए और इसके दूरस्थ फवायद देखे जाएं तो इस बड़े तनाजुर में इसको देखना चाहिए। सिर्फ एक विजिट और एक बायलैटरल तनाजुर में तो उसका जो इमीडिएट आउटकम होगा वो तो हमारे सामने आ ही जाएगा जॉइंट स्टेटमेंट में, लेकिन इसका दूरस्थ फायदा जिस एग्रीमेंट का आप हवाला दे रहे हैं, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस दौरे के तनाजुर में उसको होते हुए देख रहे हैं? देखिए, हम बहुत करीब पहुंच चुके थे पहले भी, और अब हम मुझे बड़ी उम्मीद है कि एफटीए जो इस वक्त हालात चल रहे हैं जियोपॉलिटिकल, जो इस वक्त हमारी कुर्बतों में मजीद ऊंचाई आ रही है, मजीद गहराई आ रही है, तो उससे महसूस होता है कि एफटीए देखिए ना, पिछले दिनों भी टर्की ने जो हमारे साथ पीटीए साइन किया है, वो पीटीए भी उसमें टर्की और हमारे काफी सारे हमने एक दूसरे को कंसेशन दिए हैं। टर्की ने हमें ज्यादा कंसेशन उसमें दिया है, हमने 130 उनको टैरिफ लाइंस दी हैं, जबकि टर्की ने हमें उससे कहीं ज्यादा टैरिफ लाइन दी है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो 261 के करीब टैरिफ लाइन जो है वो हमने जीरो रेटिंग पे हमें उन्होंने कर दिया है, 261 टैरिफ लाइन टर्की ने। तो इसका मतलब हम बहुत करीब पहुंच रहे हैं इस मामले में टर्की के साथ कि एफटीए भी हमारा हो जाए। उसमें हमारी जो ट्रेड एंड कॉमर्स है उनकी थोड़ी सी सुस्ती और काहली को हमें दूर करना होगा, हमारी सेक्रेटेरिएट को, ताकि वो अपनी सुस्ती, काहली और अपना बड़ा विजन बढ़ा के इस मामले में मजीद काम करें। अगर वो अपना बड़ा विजन हमारा कॉमर्स डिपार्टमेंट
फेडरल गवर्नमेंट का, अगर उसका बड़ा विजन अपना रख के वो आगे नहीं चलेगा तो फिर प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट हर चीज़ अपने कंधों पर लेके नहीं चल सकता। तो लिहाजा मेरी राय यही है और मेरी तजवीज़ यही है कि जो डिपार्टमेंट कंसर्न है वो कभी कभी इस मामले में अपनी काहली और कोताही कर देते हैं। उसको ज़रा दूर करते हुए ये FTA मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक अगर यही हमारे रवाबित रहे और इसी तरह प्राइम मिनिस्टर मुतहरिक रहे तो हमारा ये FTA तो इसी 8-10 महीने के अंदर साइन हो जाना चाहिए। इंशाल्लाह। जमील साहब, अभी जब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दौरा कर रहे हैं तुर्किया का, तो इस दौरान उनकी मुलाकात होगी एशियन डेवलपमेंट एंड एशियन जो है ट्रेड एंड डेवलपमेंट बैंक, वहाँ पर उसके प्रेसिडेंट से भी मुलाकात होगी और साथ ही साथ कारोबारी शख्सियात से भी उनकी मुलाकातें होनी है। ये मुलाकातें FTA के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी अहम है? फिर जो कारोबारी बरादरी के जो भी रिजर्वेशंस हैं, जो भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं किसी भी किस्म के, वो दूर करने में कितना हेल्प आउट करेगा ये वाला दौरा? देखिए, मैं जिस चीज़ का जिक्र कर रहा था उसी मामले में ये भी आ जाता है, जियो पॉलिटिकल तनाजुर, क्योंकि ECO के हम मेंबर हैं और SCO के भी हम मेंबर हैं। टर्की ECO का मेंबर है, SCO का मेंबर नहीं है। वहाँ का ECO का बैंक का प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर से मिल रहा है, तो हमें क्रेडिट लाइन वगैरह ECO के जरिए मिल सकती है, जो कि एक अच्छा शगुन है। और ख़ासतौर पे ECO की जो कंट्रीज़ हैं और जो उनके कंट्रीब्यूटर हैं, उसके साथ हमारी मज़ीद करीब कुर्बत बढ़ेगी। तो ये लिहाज से ये सारी चीज़ें जो है मजमूई तौर पर हमारे ओवरऑल फॉरेन पॉलिसी को तक़वियत पहुँचाते हैं। तो ये कॉल ऑन कर रहे हैं, अच्छी बात है ECO के। मैं और इंशाल्लाह SCO के भी हमारे जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी हमारे ताल्लुकात काफ़ी बेहतर जा रहे हैं। तो उस लिहाज से हम देखें तो हमारी इसमें ECO का तो है ही ये कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसमें तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑटोमेटिकली आ जाती है। और जबकि हमारा ताल्लुक तुर्किया से इतना गहरा है कि इस ECO को मज़ीद अवाम पहुँचती है, तो उस लिहाज से ये जो कॉल ऑन विज़िट है इसकी भी यकीनन एक अहमियत है। और उससे जो हमारी ताजर बरादरी हैं उनको चाहिए कि ज़रा स्ट्रेटेजिक लेवल पे अब सोचें। हमारी जो ट्रेड एंड कॉमर्स के हमारे ऑर्गेनाइजेशन है FPCCI वगैरह, उनको चाहिए कि वो अपने एक महदूद दायरे से निकलकर ज़रा ऊंचे दायरे में जाके, जियोपॉलिटिकल दायरे में जाके अपने बिजनेस और अपने ट्रेड की बातों को अगर अपना प्लान करें तो उसमें उन्हें भी फ़ायदा होगा और मुल्क को भी फ़ायदा होगा। ये मुल्क इस वक्त उस नहज पर है कि हमें एक-एक डॉलर कहाँ-कहाँ से किस-किस वक्त और कितनी जल्दी मिलेंगे, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इस सिलसिले में मैंने अपनी तजावीज़ फाइनेंस मिनिस्ट्री को भी भेजी हैं, जो कि एक सक्सेसफुल तजर्बा मैं जब सफ़ीर था मैंने खुद किया था। तो मैं समझता हूँ कि ये तमाम चीज़ों का मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में इस वक्त जो एक थोड़ी सी लोगों में वो थी, डिमोरलाइज हुए थे मईशत के लिहाज से, उससे कुछ उनको कोई उम्मीद की किरण नज़र आना शुरू हो जाएगी। और ये सारी चीज़ें दौरा समेत इसको देखा जाए तो हमें कुछ इसमें फ़वायद हो सकते हैं। और जो हमारी इस वक्त तनज़ुली मईशत के लिहाज से ख़ास तौर पर, जिसका पॉलिटिकल सिनारियो से भी ताल्लुक़ है, डायरेक्ट इनस्टेबिलिटी से भी डायरेक्ट ताल्लुक़ है, तो ये जो हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन थी उसकी भी अगर ठहराव यहाँ आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। और इस किस्म के दौरे जब ये होते हैं तो उसमें ये मुफीद साबित होते हैं, एक कंट्रीब्यूट करते हैं उन मामलात का जिसकी तरफ मैंने इशारा किया है। और इस मामले में फ्रूटफुल रहते हैं और निहायत अहम दौरा, बड़ी तफसील से आपने इसके बारे में बात की। साबिक सफ़ीर जमील अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, बड़ी डिस्कशन रही है आपके साथ। और बिलाशुबा वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का हालिया दौरा तुर्की नहायत अहम है। इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ तुर्किया के लिए रवाना हो चुके हैं और जो ही वहाँ पर पहुँचेंगे, जो डेवलपमेंट्स होंगे अपने नाज़रीन के साथ शेयर करते रहेंगे, वहाँ पर जो भी एक्टिविटीज़। एग्जैक्टली, अब चूँकि हम दूसरे मुल्कों की बात कर रहे हैं तो जद्दा का जिक्र करते हैं, यानी सऊदी अरब का जिक्र कर लेते हैं कि वहाँ पर क्या हालात हैं मौसम के। तो पाकिस्तान के बाद जिस तरह हम देखते हैं ना दीगर ममालिक, नहीं चाहे वो खत्ते के ममालिक हों या हम एक लार्जर स्केल पर देखें, ग्लोबल लेवल पर देखें कि किस तरह मौसमाती तब्दीलियों के ज़ेर असर है, तो ऐसे में पाकिस्तान के बाद सऊदी अरब में जिस तरह मौसमाती तब्दीलियों का असर है, तो सऊदी अरब का साहली शहर है जद्दा और इसके मज़ाफ़ात में वक्फे से मूसलाधार बारिश हुई है और निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह से मुतासर हुआ है। गुज़श्ता रोज़ जद्दा के तमाम स्कूलों में छुट्टी कर दी गई थी, जबकि दफातर में भी जो हाज़िरी है वो कम थी।
اور شعیب آپ نے یہ تو بارشوں سے متعلق بتا دی بات جو چہرے پہ مسکراہٹیں لاتی ہیں بارش جب بھی ہوتی ہے، لیکن دوسروں کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیرنے والے ایک فنکار سے ہم محروم ہو گئے ہیں۔ اسماعیل تارا ان کا نام تھا، کراچی میں وہ انتقال کر گئے ہیں۔ نماز جنازہ آج جمعے کی نماز کے بعد ادا کی جائے گی۔ اسماعیل تارا نے پی ٹی وی کے کامیڈی شو 50-50 سے شہرت پائی تھی اور ہمیشہ انہوں نے اپنے شائقین کو محظوظ کیا، متعدد ڈراموں میں، فلم اور تھیٹر میں اداکاری کے جوہر دکھائے۔ وفاقی وزیر اطلاعات کا اسماعیل تارا کے انتقال پر اظہار افسوس بھی کیا ہے، اور اسماعیل تارا کے انتقال سے فلم اور ڈرامہ انڈسٹری میں پیدا ہونے والا جو خلا تھا وہ کبھی پر نہیں کیا جا سکے گا، یہ کہنا ہے مریم اورنگزیب صاحبہ کا۔ اللہ غریق کی رحمت کرے اور جو سوگواران ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ناظرین ایک بریک کی طرف پڑتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے، دیگر موضوعات کے ساتھ رہیے ہمارے ساتھ۔ گفتگو سیاسی ہو یا غیر سیاسی، بات ہو قومی مفاد کی یا ریاستی استحکام کی، موضوع معیشت ہو یا سیاحت و ثقافت، یا ہو کھیل کا میدان، خیر کی آواز اٹھنی چاہیے ممبر و محراب سے۔ ایک دوسرے کو مخاطب کرنا ہوگا ادب اور آداب سے۔ کیسے ہوں گے حل عوامی مسائل؟ کیا ہونا چاہیے میڈیا کا کردار؟ دیکھیے چوتھا ستون جمعہ، ہفتہ اور اتوار، صرف پی ٹی وی نیوز پر۔ Welcome to Star and Style Season 3. پاکستان ٹیلی ویژن کی 58th اینیورسری سیلیبریٹ کر رہے ہیں اس دفعہ ہم پورے منتھ میں پی ٹی وی فیسز کے ساتھ۔ روبینہ اشرف، سعدیہ امام، نیلما حسن، مونالیزا۔ وہ فرسٹ ڈے ہی نہیں اپنا بھولتا، کون نہیں آیا ماشاءاللہ اس شو میں۔ 8 دن تک ریہرسل کرتے تھے کہ بائی چانس ایکٹنگ سٹارٹ ہوئی۔ سیلیبریشن کے لیے نا میں نے کہا گولڈن کچھ پہنتی ہوں۔ یہ شور مچایا ہے پی ٹی وی کی سالگرہ کا دن آیا ہے۔ پی ٹی وی کی اینیورسری سیلیبریٹ کرنے بہت جلد آ رہی ہوں اسٹار اینڈ اسٹائل سیزن 3 میں، with one and only عاصم یار ٹوانا، اونلی آن پی ٹی وی ہوم۔ ستاروں کا جہاں۔ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو ختم نہیں کر سکتی۔
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, प्रोग्राम में रोज़ाना हमारी कोशिश होती है कि हम बात करें अल्लामा मोहम्मद इकबाल के पैगाम की। आज थोड़ा सा टॉपिक हमने इस तरह से चेंज किया कि आज हम इकबाल और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ताल्लुक़ की बात करेंगे, दोस्ती का जिक्र भी करेंगे, किस तरह से कॉरेस्पॉन्डेंस होती थी उसकी बात भी करेंगे। फ़िक्री सोच एक शख्स की ताबीर एक और शख्स ने पाई, ये दोनों का आपस का ताल्लुक़ कितना स्ट्रॉन्ग था, कितना अहम था पाकिस्तान के लिए। आज हम इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं तारीख़ दान प्रोफेसर डॉक्टर रियाज अहमद साहब, और तमगा इम्तियाज़ माशाल्लाह उनको मिला, बड़ा नाम है। आज प्रोग्राम में ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर, कई किताबें आपने माशाल्लाह तहरीर की, ये मौजू ही क्यों चुना, कायद आज़म और अल्लामा इकबाल के ताल्लुक़ पर लिखा ज़्यादा? ये असल में इनका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। बेशक, ठीक है। और वैसे तो मेरी अल्लामा इकबाल पे 3 किताबें हैं, सही, कायद आज़म पे 27 किताबें हैं माशाल्लाह। जी जी। मेरा PhD थीसिस जो कायद आज़म 83 में सबमिट किया था, वो पहला थीसिस था ऑन कायद आज़म। तो ये मुझे ये भी एजाज़ हासिल है, तो अल्लाह का शुक्र है मैंने सारी ज़िंदगी कायद आज़म पे और इकबाल पे सारी लगाई है। सही। हम माशाल्लाह। चाहते हैं सर कि बिल्कुल आसान से अंदाज में आज जो बच्चे भी हमें अगर सुन रहे हो तो हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं ताल्लुक़ का आगाज़ कैसे हुआ, इन दोनों की दोस्ती कैसे, किस तरह से इन्होंने लेटर्स लिखे फिर कायद आज़म वापस आए, इस सारा मामला ज़रा आप अपने अल्फाज में समझाएं और बताएं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले आपका और PTV का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि कायद आज़म और इकबाल के तल्लुक़ात के हवाले से बातचीत करें। जी। जो अल्लामा इकबाल और कायद आज़म का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। मसलन इकबाल कायद आज़म का मैं आपको बताता हूँ कि इतना जब 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान पेश की गई, तो कायद आज़म ने 2 साल बाद यानी 42 में कायद आज़म को जो अल्लामा इकबाल ने ख़त लिखे थे कि दुनिया में किसी को पता नहीं था, कायद आज़म के पास ही उसकी कापी थी। कायद आज़म ने वो 42 में छापा और उसको खुद फॉरवर्ड लिखा, और उसमें फॉरवर्ड में जो ख़ास बात लिखी है वो ये है कि कायद आज़म ने कहा कि मैंने जो पाकिस्तान का नज़रिया 23 मार्च 1940 को पेश किया है वो अल्लामा इकबाल के नज़रियात के ऐन मुताबिक था। क्या बात है। इससे आप अंदाज़ा करें कितना गहरा ताल्लुक़ था उनका। फिर हम देखते हैं इससे पहले जो उनकी ख़त किताबत है, इससे पहले यानी 36-37 में, अल्लामा इकबाल की डेथ तो 38 में हो गई, लेकिन जो उनकी ख़त किताबत 36 और 37 में, और वो खतूत के अंदर अल्लामा इकबाल ये वाज़े करते हैं कि आज के सिनारियों में, हिंदुस्तान के सिनारियों में, अगर मुसलमानों की जो मुश्किल हालात हैं, मुसलमानों का फ्यूचर बड़ा डार्क नज़र आ रहा है, अगर इसको इस गंभीर सूरत हाल से निकालने वाला कोई लीडर है, वो सिर्फ एक और एक कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। क्या बात है। और फिर उसमें जो हमारे मुस्लिम स्टेट की आइडियोलॉजी के कंटेंट्स हैं कि डेमोक्रेसी है, फिर इस्लामिक स्टेट है, सुप्रीमेसी ऑफ कुरान और सुन्ना है, और मॉडर्न एज में इस्लाम को कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। सवाल ये है कि 14 साल पहले दौर जो है हर 100 साल के बाद दौर बदलता है। बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल ऐसे। कायद आज़म और इकबाल की बड़ी निगाह थी इस पर कि वो उसको आज के हवाले से कैसे किया जाए। तो अल्लामा साहब ने कायद आज़म के खतूत में ये वाज़े किया कि ये कि अब इससे पहले चले जाए कि खुतबा इलाहाबाद आपने मशहूर सुना है? बिल्कुल। अच्छा, कायद आज़म ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सदर थे जो 1916 से चले आ रहे थे, 1916 से, और 3 साल बाद इलेक्शन होता था, हर 3 साल बाद इलेक्शन, और जो आइंदा जो ख़ास पर्सनैलिटी को बुलाया जाता था ख़ास सेशन में, वो 1930 का जो इजलास होता है उसमें कायद आज़म ने, चूँकि प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग था, 12 जुलाई 1930 को, ये एड्रेस तो दिसंबर 1930 में होता है, 12 जो काउंसिल की मीटिंग होती है ऑल मुस्लिम की काउंसिल, जिसमें 300-400 बंदों ऑल इंडिया लेवल लोग शरीक होते हैं, तमाम सूबों से, तमाम ज़िलों से। उस कायद आज़म ने उसको प्रेजाइड किया और उसमें फैसला किया गया कि अब जो इलाहाबाद का सेशन होना है दिसंबर में, उसकी सदारत अल्लामा इकबाल करेंगे। ये कायद आज़म की मर्जी से हुआ है। सही। लोगों को शायद ये समझ नहीं आता कि ये शायद वो इत्तेफाक से हुआ, नहीं, उनकी कायद आज़म चूँकि पहले ही उनकी अंडरस्टैंडिंग थी। सही। अब ये अंडरस्टैंडिंग ये थी
کہ ابھی آپ کنسیپٹ کو پیش کریں, اب اس مسلم لیگ قرارداد ابھی نہیں پیش کرے گی, حالات اس کے مطابق حالات کو ہم بنائیں گے اور پھر ہم 10 سال بعد قرارداد لکھیں, قاعدہ یہ پلان ہے. تو اس لیے اب جو 1930 کا خطبہ الہ آباد علامہ اقبال کا بڑا مشہور ہے, اس میں جو پاکستان جو ہندوستان میں مسلمانوں کو آنا ہے اور دنیا میں اسلام کا چھانا ہے, اس ساروں کو اس کو ریویو کیا اس نے. اور جدید دور میں قائد اعظم نے, علامہ اقبال نے یہ بتایا ہے کہ جدید دور میں مسلمانوں کو جو درپیش مسائل ہیں, اس کے اندر جو مسلم قومیت کا مسئلہ ہے یہاں کا, وہ کیسے حل کیا جائے. صحیح. اور اسی لیے کہا گیا ہے, دیکھو نا سر سید سے پہلے مسلم ٹو نیشن تھیوری کے بانی ہیں, بالکل, لیکن علامہ اقبال اور ان میں ایک فرق ہے, وہ یہ ہے سر سید نے تمام مسلمان, چاہے وہ ہندو میجورٹی میں رہتے ہوں یا مسلم میجورٹی, تمام جو ہے وہ ایک قوم سے تعلق رکھتے ہیں. علامہ اقبال نے کہا کہ اب ماڈرن ایج کے اندر جن صوبوں میں مسلمان اکثریت میں رہتے ہیں, ان کا حق بنتا ہے ان کو ملا کر ایک مسلم ریاست بناتی. بالکل. مسلم ریاست کا قیام کس طرح سے عمل میں آیا. بالکل سر, یہیں سے کنٹینیو کریں گے ڈسکشن کو. ایک چھوٹے سے نیوز بریک کی طرف جانا ہے, واپس آنے کے بعد ڈسکس کریں گے کہ یہ جو 2 قومی نظریہ تھا یہاں سے لے کے ریاست پاکستان کے قیام تک, اس دوران کیا واقعات پیش آئے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی 2 قومی نظریے سے متعلق اور 2 قومی نظریے سے لے کے پاکستان بننے تک, اس دوران کیا واقعات پیش آئے. قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال کی دوستی, ان کا کردار, اس پہ بھی بات ہو رہی ہے. پروفیسر ڈاکٹر ریاض احمد صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. سر, وہیں سے گفتگو کا آغاز دوبارہ کریں جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا, یہ تسلسل جہاں سے رکا تھا کہ 2 قومی نظریہ, پھر پاکستان کا قیام, اس دوران قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال, ان کے درمیان کیا گفتگو ہوتی رہی, کس طرح معاملات آگے بڑھے, کورسپونڈنس کیسے ہوئی. جی ماشاءاللہ, پہلے آپ نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں. اور میں بات کر رہا تھا کہ خطبہ الہ آباد 1930 کا جو قائد اعظم علامہ اقبال نے دیا ہے, کہ اس کی بیک گراؤنڈ کیا تھی کہ علامہ قائد اعظم چونکہ عالم مسلم کے صدر تھے, ان کی کنسنٹ سے جولائی 1930 فیصلہ کیا گیا کہ دسمبر میں جو اجلاس ہونا ہے الہ آباد میں, اس کی صدارت علامہ اقبال کریں گے. صحیح. اور قائد اعظم اس سے پہلے اکتوبر میں اپنا الیکشن کے بعد امپیریل کونسل کے انڈین لیجسلیچر الیکٹ ہو گئے اور وہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس اٹینڈ کرنے کے چلے گئے. تو میں بتا رہا کہ جو علامہ اقبال اور سر سید کا یہ اس میں جو 2 نیشن تھیوری کا جو فرق ہے, سر سید یہ کہہ رہے تھے کہ تمام مسلمان, چاہے وہ مائنورٹی مسلم ایریا میں رہتے ہیں یا میجورٹی میں رہتے ہیں, وہ دے بلانگ ٹو دا سیم نیشن, مسلمان نیشن. علامہ اقبال نے جدید دور کے تقاضوں کو مد رکھتے ہوئے یہ کہا کہ جن علاقوں میں مسلمان اکثریت میں ہیں, ان کو ملا کر ایک مسلم ریاست بناتی ہے. یہ خطبہ الہ آباد میں یہ ایک نیا کنسیپٹ ہے جو کہ سر سید کبھی وہ بھی بڑا اچھا ہے. یہ اب اس کو جو جدید دور جس کو انگریز انکار نہیں کر سکتا, کیونکہ ماڈرن ڈیموکریسی بھی بیس میجورٹی ایریاز پاپولیشن پر بیس کرتی ہے. بالکل صحیح. کیوں ان کے آرگومنٹ سے یہ آرگومنٹ فٹ ہوتا ہے. اور اس میں پلاننگ یہ تھی کیونکہ نیا کنسیپٹ ہے کہ لوگوں نے قائد اعظم کا اقبال کا آپس میں طے ہوا ہے ان کا سیکرٹ کہ نیا کنسیپٹ ہے, لوگوں کو ہندوؤں کو ہضم نہیں ہوگا, اٹ ول ٹیک سم ٹائم. اس لیے کنسیپٹ علامہ اقبال نے پیش کیا, لیکن مسلم لیگ کو نے ریزولوشن پاس نہیں کیا اس کے لیے. یہ ریزولوشن مینس کہ آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں, ریزولوشن 10 سال بعد پیش کیا قائد اعظم نے. اگرچہ علامہ اقبال کی وفات ہو گئی 38 میں, اس کے 2 سال بعد قائد اعظم کی سربراہی میں یہ ریزولوشن مارچ 1940 میں لاہور میں پیش کیا. اور لاہور کا علاقہ اس لیے چنا گیا ہے کہ یہ
पंजाब जो है मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है और इसीलिए और फिर लाहौर जो है अल्लामा इकबाल का शहर है, ये भी डेडिकेशन है अल्लाह के। कायदे तो बॉम्बे में सेटल थे, कराची से बिलोंग करते थे, बॉम्बे चले गए थे, लेकिन उन्होंने लाहौर को प्रेफर किया है कि लाहौर जो है, क्योंकि इकबाल का यही था कि उन्होंने जब पूछा कि कौन से एरिया का हिस्सा नॉर्थ वेस्ट इंडिया है जिसमें आज पाकिस्तान मौजूद है, ये 4 सूबों वाला पुराना, बिल्कुल सही, ठीक है, ये इकबाल ने बताया। तो ये और उसके अंदर ये आर्गूमेंट जो है बाज़ लोगों को ये समझ नहीं आती थी कि ये आर्गूमेंट जदीद दौर में मुसलमानों में ये कोई गलत आर्गूमेंट तो नहीं है। इकबाल ने उसको रैशनलाइज किया अपने खुतबा इलाहाबाद। रैशनलाइज ये किया है कि अगर क्रिश्चियन वर्ल्ड अपने जो है जदीद दौर के मुताबिक नेशनहुड के कंसेप्ट की तरफ जा सकती है और वो ईसाइयत के खिलाफ नहीं है, तो मुसलमान वर्ल्ड भी जा सकती है और ये इस्लाम के खिलाफ नहीं है। बिल्कुल ठीक है, ये एक बड़ी बहस थी, क्योंकि जिसको इकबाल जैसा फिलोसफर ऑफ इस्लाम, कायदे-ए-आज़म हमेशा जब इकबाल की बात करते थे उनको फिलोसफर ऑफ इस्लाम कहते थे, पोइट ऑफ इस्लाम और फिलोसफर ऑफ इस्लाम। क्या बात है ये। फिर हम देखें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में होती है, पहली 2 कॉन्फ्रेंस में कायदे-ए-आज़म को बुलाया गया, आखिरी 2 कॉन्फ्रेंस में अल्लामा इकबाल को बुलाया गया। फिर कायदे-ए-आज़म ने फैसला किया कि वहीं पर वो सेटल हो जाएंगे, क्योंकि इंडिया में मुसलमानों में आपस में बड़ा नफाक था, तो ये जो है इत्तेहाद नहीं हो रहा था। अल्लामा इकबाल ने जब गए 1931-32 में, तो उनको कन्विंस किया कि वापस आए, आप ही वापस आएंगे, ये मुसलमानों की किश्ती को पार आपने लगाना है, एक जुमले और में किसी में काबिलियत नहीं है। एक जुमले में कहें सर तो दोनों को एक दूसरे पर यकीन बहुत था। हाँ, यकीन ईमान की हद तक, ईमान की हद तक। ये क्या बात, ये इसको कहें कि ईमान की हद तक, और क्योंकि जब ईमान की बात हो जाती है वो मौत के बाद खत्म हो जाता बरकरार रहता है। क्या बात। और ये ट्रस्ट का लेवल था जिसकी वजह से फिर हमने आगे जो सीरीज ऑफ इवेंट्स हुए, फिर ज़ाहिर है पाकिस्तान का बनना। वक्त बड़ा मुख्तसर था सर, हम ज़रूर किताबों पर भी बात करना चाहते थे, लेकिन इंशाल्लाह किसी और नशिस्त में हम ज़रूर सर से किताबों पर भी बात करेंगे। और सर ने तो पाकिस्तान बनते ज़ाहिर है, ही वाज 5 years old एट दैट टाइम, बट कुछ अगर याद हुआ तो किसी और दिन उस पर भी बात, और इस्लामाबाद बनते भी देखा, इस पर करेंगे बात। और पीटीवी के भी कई अदवार देखे, ये भी जरूर डिस्कस करेंगे। ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, वापस आते हैं, साथ रहिए। जज्बा, नई है उमंग। खबर के साथ उस पर हो इजहार ख्याल। देखनी होगी दरामद से बरामद तक की सूरत हाल। कौन सी करेंसी है अप, कौन सी डाउन? खुदनिसारी कैसे हासिल की जाए? रखते हैं नजर रियल एस्टेट से लेकर कमोडिटीज के उतार चढ़ाव तक। बिजनेस की होगी बात माहिरीन के साथ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, आज का एक अगला मौजू बड़ा ही दिलचस्प भी है, थोड़ा डिफरेंट भी है, उस पर काम भी कम हुआ है, बात भी कम हुई है। आज हम रिलीजियस टूरिज्म की बात भी करेंगे,
آج ہم اس شخصیت کی بات کریں گے جو کہ صوفیاء کرام کے مزاروں پر جاتے ہیں اور اس سفر کو ہم تک لے کر آتے ہیں. کس طرح سے پہنچتے ہیں, کتنا وقت لگ جاتا ہے, پلاننگ کیسے ہوتی ہے. یہ ویلاگنگ تو ایک عام سی چیز لگتی ہے نا, لیکن صوفی ویلاگنگ اٹس اے ڈفرنٹ کانسیپٹ جس پر وہ کام کر رہے ہیں. تو آج جن سے ملاقات کرانی ہے ان کا تعارف کرانے سے پہلے سلطان محمد غوری کے مزار پر جب وہ گئے اس کے ویژول کچھ دکھاتے ہیں آپ کو. جو کتبے پر تحریر تھا وہ انہوں نے کس انداز سے پڑھا یہ آپ کو دکھاتے ہیں. تھی جس کے ساتھ خواجہ اجمیر کی دعا, جس تیغ و زن کا حامی و ناصر تھا کردگار, جس نے ملایا خاک میں کفار کا گھمنڈ, آخر ہوا جنگ ترائن میں کامگار. جناب آپ نے چھوٹا سا ویژول دیکھا. شخصیت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے, کرنل ریٹائرڈ صوفی ٹریول ویلاگر جواد رضا خان صاحب. السلام علیکم سر, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام بیٹا, کیسے بہت زبردست اور بہت خوبصورت آپ کی ویڈیوز جو ہم ویلاگز دیکھتے رہتے ہیں. بہت کام ہے آپ کا ماشاءاللہ سے, بہت خوبصورت, بلا شبہ بلا شبہ, بہت خوبصورت پرسنالٹی, بہت زبردست کام آپ کا, انداز بیان زبردست. سر صوفیزم ہے کیا, آپ میں یہ شوق کیسے جاگا, آپ نے کہاں سے کب کیسے شروع کیا؟ ایک جو فوجی ہوتا ہے بیسیکلی وہ درویشی ہوتا ہے, کیونکہ وہ سارے پاکستان دنیا پھرتا ہے, اور درویشی کی پہلی صنف یہ ہوتا ہے کہ اس نے لرن کرنا ہوتا ہے گھوم پھر کے, آبزرویشن سے. ایک درویش کتابیں نہیں پڑھتا, کتابیں لکھتا ہے. تو وہ تو فوجی ہونے کے ناطے میرے اندر تھا, پھرتا رہا. پھر میرا تعلق ایک ریلیجس فیملی سے ہے, مولانا احمد رضا خان بریلوی کا میں پڑھ پوتا ہوں. تو آئی ایم دی ایلڈسٹ, دس جنریشن ایلڈسٹ ان دیٹ فیملی. تو ایک وہ ڈی این اے کے اندر چیز تھی. دوسرا صوفیزم ایکچولی کانٹینٹ بہت ہے ماشاءاللہ سوشل میڈیا پہ, ینگسٹرز بہت اچھا کام کر رہے ہیں, آئی ریئلی پریز دیٹ. لیکن یہ چیز کہیں مسنگ تھی, ایسا کانٹینٹ نظر نہیں آتا تھا. سو آئی تھاٹ لیٹس ڈو سم تھنگ وچ, کہ آپ نے مسنگ لنک کو پہلے آئیڈینٹیفائی کیا, اس پر کام. تو اس پہ جب میں نے کام کرنا شروع کیا تو آئی فاؤنڈ کہ پڑھا لکھا تو میں نے کوئی نہیں تھا اس میں. آئی جسٹ اسٹارٹیڈ آبزرونگ. تو مجھے اندازہ ہوا کہ صوفیزم ہوتا کیا ہے. پہلے بیٹا آپ کا سوال یہ تھا, صوفیزم از, جب ہم فزکس پڑھتے ہیں نا تو کچھ لاز ہیں فزکس کے, ان فزکس کے لاز کے تھرو آپ سائنس کو ڈیفائن کرتے ہیں. لیکن جب فزکس سے بات میٹا فزکس پہ چلی جاتی ہے تو ادھر سے صوفیزم شروع ہوتا ہے, کیونکہ یو ڈونٹ نو اب یہ کون سا لا لگ رہا ہے. لاجکس ختم ہو جاتے ہیں, اسپرچولیزم پہ بات چلی جاتی ہے. سو واٹ از صوفیزم, اگر میں آپ لوگوں کی زبان میں, ینگسٹرز کی زبان میں, سائنس کے اسٹوڈنٹس کی زبان میں سمجھاؤں تو دس از میٹا فزکس. اوکے. اچھا, صوفیزم کی ذرا ہم بات کریں, بٹ اگر ہم تصوف پہ تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہیں, آج کے دور میں تصوف کی ریلیونس کیا ہے, کتنی سگنیفیکنس ہے؟ ایکچولی ایک نیٹ ورک ہے پورا, جو میں نے سیکھا, جو میں نے سمجھا. یہ نیٹ ورک آج سے نہیں ہے, یہ انبیاء کرام آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد سے وہ نیٹ ورک کنٹینیوسلی اویلیبل ہے دنیا میں ہر دور میں. رائٹ. یہی وہ تصوف ہے جس کے بارے میں بات کیا جاتا ہے. اور یہ نیٹ ورک آج بھی ولیوں کا نیٹ ورک ایک موجود ہے. ہم آپ میں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ کے دوست ہوں گے, ہمیں نہیں پتا ان کے بارے میں, لیکن ان کی وجہ سے یہ دنیا قائم و دائم ہے اور چل رہی ہے. تو تصوف بیسیکلی بیسک انگریڈینٹ ہے فار دس ورلڈ. یہ اس دنیا کا بیسک انگریڈینٹ ہے. اس کو سمجھنے کے لیے کوئی سائنسی تجربات کرنے کی ضرورت نہیں. ہماری آپ کی زندگی میں بہت سارے صوفیہ کرام ہمیں ملتے ہوں گے. سر ابھی تک آپ کو کہاں کہاں جانے کا موقع ملا؟ میں نے زیادہ ابھی جو سفر کیا ہے وہ KPK اور پنجاب میں کیا ہے. سندھ جانے کا بھی اتفاق نہیں ہوا, بلوچستان جانے کا بھی اتفاق نہیں, بٹ اسٹل آئی ایم پلاننگ رائٹ ناؤ. مین چیز جو میں نے فرق دیکھا, آپ کا اگلے کوشچن کو میں تھوڑا سا کنیکٹ کرنا چاہوں گا. صوفیز میں بھی دو طرح کے صوفیز ہیں. ایک جو بالکل ہی پیس لونگ اور اس طرح کے صوفیز ہیں جنہوں نے ملٹری کیمپینرز کے لیے پیسفل طریقے سے لوگوں کو راضی کیا, اور جب ملٹری کیمپینرز آئے تو ان کو کوئی مشکل محسوس نہیں ہوئی. سلطان شہاب الدین غوری جن کا کلپ آپ نے دکھایا, وہ اور خواجہ اجمیر شریف, ان کا ایک کنیکشن تھا اسپریچولیزم کا. اجمیر میں جب وہ پہنچے تھے تو اس کے بعد ایک بڑے زبردست طریقے سے انہوں نے
पूरी कैंपेन की, रिलीजियस कैंपेन की, जिसके बाद सुल्तान मोहम्मद गौरी को बशारत हुई थ्रू ख्वाजा अजमेर शरीफ, और फिर वो हिंदुस्तान पे हमलावर हुए। और लफ्ज़ क्या थे कि सुल्तान मोहम्मद गौरी इंसाफ कायम करो आके हिंदुस्तान में। तो ये जो चीज़ है ये तमाम सूफिया कराम में होती है। लेकिन कुछ सूफिया कराम ऐसे भी होते हैं जो कलम के साथ, दरवेशी के साथ तलवार भी उठाते हैं। तो केपीके में बहुत सारे ऐसे लोग नज़र आएंगे आपको, जिन्होंने तलवार के ज़ोर पर और अपने मुरीदीन को साथ शामिल कर कर और बहुत सारी फतूहात हासिल की और इस्लाम के नाम को बहुत अच्छे से रोशन किया वहाँ पर। ओके, और इसी कनेक्टिविटी को समझते हुए क्या हम हिस्ट्री के एक और जाविये पे की तरफ चले जाते हैं? फिर हिस्ट्री के सूफीज़म के हवाले से तो बहुत सारे जाविये हैं, और यकीनन आपकी बात ठीक है, ये हिस्टोरिकल फैक्ट जो हैं ये शायद उस तरह ना किताबों में देखे गए हैं और ना ही मैंने कहीं इस पे कोई यूट्यूब पे या इंटरनेट पे काम होते देखा है। ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि सुल्तान मोहम्मद गजनवी के साथ ख्वाजा अपना हज़रत दाता गंज बख्श शामिल थे, उनके साथ दुआएं करने में, मिलिट्री कैंपेन के लिए, एक रिलीजियस कैंपेन को चलाने में। इसी तरह सुल्तान मोहम्मद गौरी के साथ ख्वाजा अजमेर शरीफ शामिल थे। इसी तरह मियाँ मोहम्मद चमकनी जो कि इनका मज़ार पेशावर में है, उनके ऑर्डर के ऊपर अहमद शाह अब्दाली ने हिंदुस्तान पे हमला किया था। It's such a beautiful subject, I must say. ये इतना अवेकनिंग था मेरे लिए कि उसके बाद मैं इससे अपने आप को जुदा नहीं कर सकते। हम सुन के इतना खो गए हैं उसके अंदर। Exactly, मतलब हमारा इंटरेस्ट पैदा हो रहा है कि हम और जाने। और ये तीनों ब्लॉग्स मेरे हुए हुए हैं। जाहिर सी बात है, इट टेक्स टाइम। इस किस्म का कंटेंट बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं होता। कंटेंट क्रिएट करने से पहले आपको खुद भी पढ़ना पड़ता होगा, जाते हैं पहले वहाँ पे रिसर्च करते होंगे, हिस्ट्री जमा करते होंगे, उसके बाद वीलॉग। कितना टाइम लग जाता है एक वीलॉग पे या एक विजिट जब आप करते हैं? कोशिश तो बेटा ये होती है मेरी कि मैं हफ्ते में 1 से 2 वीडियोस अपलोड कर दूँ। कुछ आजकल शॉर्ट्स का भी ज़माना है, तो मैं अपनी गाड़ी में ही लगा लेता हूँ मोबाइल, एक शॉट दे देता हूँ ताकि मैं बता दूँ, अगला माहौल क्रिएट कर लूँ फॉर द मेन वीडियो। तो इस तरह मेरे हफ्ते में 3 शॉट्स होती हैं और 1 वीडियो कोशिश करता हूँ कि मैं। और प्लानिंग के लिए स्ट्रैटेजी क्या होती है कि अभी इधर जाना है, अभी इधर जाना है? अल्लाह ताला करता है प्लान, हम तो सिर्फ एग्जीक्यूशन फेज में होते हैं। अभी मैं किसी और काम से गया था लाहौर, पता लगा वहाँ पे मेरी मुलाकात हो गई सजादा नशीन है सुल्तान बाहू के, और उन्होंने बड़ी इज्जत दी बिकॉज ऑफ माय कनेक्शन विद मौलाना अहमद रज़ा ख़ान। तो उन्होंने मुझे एक और जगह पे बुला लिया, और वो मैं शायद संडे को जाऊंगा। सालम में एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं जिन्होंने जिहाद कश्मीर में बाकायदा 1948 में हिस्सा लिया था, और उनको लेफ्टिनेंट कर्नल का ओहदा इजाज़ी तौर पे पाकिस्तान आर्मी ने दिया। अब दिस इज अ स्टोरी व्हिच आई नेवर हर्ड बिफोर। हमें पता ही नहीं है। उनका मज़ार सालम के इंटरचेंज के मोटरवे पे बिल्कुल साथ ही है। मैं इंशाल्लाह ताला उस पे शॉट आज अपलोड करूंगा, और फिर आप जाएंगे तो हम वो शॉर्ट व्लॉग भी देखेंगे। आपको 4 महीने गालिबन हुए जब आपने स्टार्ट किया, तो इस व्लॉगिंग के लिए आपने बाकायदा यूट्यूब को पढ़ा, सीखा, समझा, किसी से ट्रेनिंग ली, या बस यू हैव स्टार्टेड एट योर ओन? कुछ ज़माने से मैं खुद भी बड़ा इसमें एक्टिव हूँ सोशल मीडिया पर, और वीडियो मेकिंग का कॉन्सेप्ट ISPR में मैंने I was about to ask, यूं कहते कि फौज ने सब सिखाया होता है। कोई शक नहीं, इट्स अ ग्रेट इंस्टीट्यूशन। No doubt, इट्स अ ग्रेट इंस्टीट्यूशन, ये बड़ा ग्रूम कर देता है। तो ISPR में मैंने बाकायदा कोर्सेज भी किए, डिजिटल मीडिया के भी किए, और साथ फिल्म मेकिंग के भी किए। तो आई हैव अ लिटिल बिट, ये नहीं कोई आई एम नॉट कोई बहुत नहीं सर, अगर आपने ISPR से किया तो फॉर श्योर आप थोड़ा बहुत मैंने इसको जानता हूँ, तो इसी को फिर मैंने यूज़ करना शुरू कर दिया। अकेले ही सब कुछ कर रहे हैं? छोटी सी एक टीम है, एक रिसर्चर है मेरे साथ, लेकिन मैं ज़्यादातर किताबें खुद ही पढ़ता हूँ। ठीक है। लेकिन अल्लाह की तरफ से मदद आ जाती है। कभी कोई एडिटिंग एंड द शूटिंग एवरीथिंग वो करते हैं एट योर ओन। जी, ज़बरदस्त। सर, सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ें एंजॉय करते हैं जब आप किसी भी मज़ार पे जाते हैं, किसी भी जगह पे जाते हैं, उस इलाके में, वहाँ के लोगों में, फिर उस स्पेसिफिक जगह पे कौन सी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर करती है? आपका दिल करता है कि बस मैं यहीं रुकूं और इसके बारे में मज़ीद सीखूं, एक्सप्लोर करूं? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। एक्चुअली पता है क्या, सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता है जब आप उस एरिया में जाके लोगों का रिएक्शन सुनते हैं। अब सुल्तान मोहम्मद गौरी का जो मकबरा है वो 775 ईयर्स के बाद दरियाफ्त हुआ। तो लोग वहाँ पर जब देखते हैं तो किसी व्लॉगर को आके या कोई हाईलाइट कर रहा है उनके एरिया को, दे आर वेरी हैप्पी, और वो पीछे से आवाज़ आ रही है सुभान अल्लाह माशाल्लाह, तो यू एंजॉय दैट। पहली चीज़ तो ये है, बड़ा मज़ा आता है इसको देखकर। दूसरी चीज़, एक कनेक्शन जो बनता है ना,
डायरेक्ट वो फीलिंग शायद मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता. आई रियली कांट एक्सप्रेस दैट फीलिंग. लेकिन मैं इंजॉय करता हूँ जब किसी मज़ार पे जाता हूँ और उससे कनेक्शन क्रिएट करता हूँ, और वो कनेक्शन फिर अपने यंगस्टर्स तक, आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं. तो एक इधर एक सेटिस्फेक्शन होती है. बस मैं आई कांट एक्सप्रेस मोर देन. लेकिन सर देखें, अब देखें आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे ना, उस वक्त जो आपकी फीलिंग होती है वो आप ही ज़रा एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, और वो शायद 10-12%, 15% आप हम तक पहुंचा पाते होंगे अपने वीलॉग के जरिए. बहुत कुछ आपके अंदर रह जाता होगा फॉर श्योर. ये जो मुख्तलिफ वाक़यात आपके साथ पेश आते होंगे, भले 4 महीने ही हुए हैं, लेकिन वो जगह ऐसी होते हैं कि जब आप बहुत चीज़ें एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, जब आपका कनेक्शन होता है एक तसव्वुफ़ के साथ, तो कुछ ना कुछ ऐसा फील तो होता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको लगता है कि रियलिटी से थोड़ी सी हैं तो दूर, बताएंगे तो शायद लोग यकीन ना करें. कोई ऐसा वाक़या इफ़ यू वांट टू शेयर. मैं जब सुल्तान मोहम्मद गौरी के मज़ार पे गया, मुझे ऐसा लगता है जैसे अल्लाह ताला जो है ना, वो ऐसे पर्दे हटाना शुरू कर देता है आपके सामने से. आई नेवर न्यू इट कि ये दरियाफ्त कैसे हुआ. ये दरियाफ्त ऐसे हुआ कि एक जनरल साहब थे, जनरल पटौदी, राइट. उनके ख्वाब में सुल्तान मोहम्मद गौरी खुद तशरीफ़ लाए और उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक वक्त का सुल्तान है, सुल्तान मोहम्मद गौरी, वो यहाँ पर दफन है, लोगों को पता नहीं है, इसके बारे में बताओ. देन ही केम ऑल द वे फ्रॉम लाहौर टू सुहावा के साथ. अब ये सारी चीज़ें मुझे नहीं पता थी. जब मैं कनेक्शंस बनाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इसमें अल्लाह के अलावा और कोई ज़ात नहीं है जो आपको डायरेक्टली मदद कर रही होती है. और चैनल का नाम क्या है बेटा? अनसुनी बातें. तो अल्लाह ताला वो अनसुनी बातें मुझे मेरे ऊपर खुद खोलता जाता है, रिवील करता जाता है. और यही वो फीलिंग है जो मुझे लगता है कि मैं अल्लाह के हुक्म से शायद मैं कोई बेहतर काम कर रहा हूं. सर कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जहाँ पे इंसान की सोच ख़त्म हो जाती है, इंसानी अकल जवाब दे जाती है. कभी ऐसा हुआ आप किसी मज़ार पे मौजूद हो, आपको कोई ऐसा हिंट मिला हो, आपने ख्वाब में कुछ ऐसा देखा हो कि आप समझने से कासिर हो कि ये सिचुएशन इस वक्त क्या है और मैं इसको एक्सप्लेन कैसे करूँ, इसको एग्जीक्यूट कैसे करूँ? ख्वाब बहुत बड़ी बशारत के तौर से आते हैं ज़िंदगियों में, और ख्वाबों की बड़ी हैसियत है. और अगर किसी को कोई शक है तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हज़रत सूरह यूसुफ को पढ़ के देख लें तो उसमें आपको बहुत कुछ नज़र आ जाएगा कि ख्वाब होते क्या हैं. मेरे साथ ख्वाब में सिर्फ एक आध दफ़ा एक ब्लू कलर है जो मेरे कभी किसी बच्चे के गाल पे देखता हूँ, कभी कहीं देखता हूँ. मेरी ज़्यादा मालूमात बिल्कुल नहीं है, लेकिन जब भी मैं किसी से पता करता हूँ उसके बारे में तो ये खुशबख्ती की अलामत कहता है. जब से ये 4 महीने हुए हैं मुझे ये ब्लू कलर कभी टैटू के फॉर्म में किसी बच्चे के गाल पे नज़र आता है, कभी आसमान में नज़र आता है ब्लू कलर. अब आई डोंट नो व्हाट इज दिस एग्जैक्टली बेटा, मुझे मतलब आई कैन नॉट क्लेम. लेकिन आई एम श्योर आप उस पे सोचते बहुत होंगे. मैं सोचता हूँ बहुत, और ये कंटिन्यूस कोई 2 या 3 ख्वाब मुझे आ चुके हैं इस किस्म के जिसमें ब्लू कलर है. और वो ब्लू कलर कहाँ ये क्या उसका क्या कहाँ पर लेके जाना चाहता है मुझको, ये अल्लाह बेहतर जानता है. और लेके जा रहा है अल्लाह मुझे. और आपके वीलॉग्स इतने डिफरेंट है तो लोगों का रिस्पांस कैसा होता है कि ये आपने कैसे सोच लिया, ये आपने क्या काम बिल्कुल मुनफरद टॉपिक है ना ये. ऑर्गेनिक रीच तो मेरी डेफिनेटली कम है अभी, लेकिन ये जो मेरे साथी हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं ना, दे आर टोटल ट्रू सब्सक्राइबर्स. वो ना बाय करने की ज़रूरत पड़ी है मुझे, ना मुझे कुछ करने, क्योंकि जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो मैं सच्चे दिल से कह देता हूँ. और लोग बहुत आके नीचे मुझे सपोर्ट करते हैं, और कुछ अच्छे मेरी उम्र के लोग हैं वो भी आते हैं, और मैं जहाँ गलती कर रहा हूँ तो मेरी तस्वीर भी करते हैं, और जहाँ मैं उनके लिए कोई अच्छा मैसेज छोड़ रहा था वहाँ तारीफ भी करते हैं. आई एम गेटिंग ब्यूटीफुल रिस्पॉन्स. मैं ट्विटर पर भी एक्टिव हूँ, यूट्यूब पे भी एक्टिव हूँ, और ये अपनी रील्स की फॉर्म में भी फेसबुक पे भी लगाता हूँ. सो आपने जदीद तकाज़ों से हम आगे हैं आप. दिस इज द रिक्वायरमेंट बेटा. मैं ये समझता हूँ कि बच्चों को इन क्लिप्स के थ्रू ही हम कहानियां सुना सकते हैं. दादी नानी वो वाली तो अब वो किताब नहीं चलेगी, अब ये अंदाज चलेगा. सॉरी टू से बेटा, दादी नानी भी वो वाली नहीं रही अब जैसी हुआ करती थी. अब यही दादी नानी है. और ऐसे में सर ज़ाहिर है आप फॉर श्योर सोचते भी होंगे, अभी तो ज़रा आपका फोकस पंजाब रहा, केपी रहा, सिंध भी जाएंगे, बलूचिस्तान भी जाएंगे, लेकिन क्या मिडिल ईस्ट की तरफ भी जाने का प्लान है, टर्की की तरफ जाने का भी प्लान है, उस तरफ भी कोई सोच रखते हैं? मेरा एक ख्वाब है रूमी के मज़ार पे. आई लव दैट मैन. क्लास का फ़िलासफ़र, क्लास का पोएट, जो उन्होंने लिखा है रूमी ने, और जो उन्होंने अपने मुर्शिद से मोहब्बत का तरीका दिखाया है शाह शम्स तबरेज़ से,
وہ ساری دنیا کے لیے بہت بڑا یو نو وزڈم آف رومی تو ویسٹ بھی مانتا ہے. سو دس از مائی ڈریم, اللہ تعالیٰ پورا کرے گا اس کو. اب ظاہر ہے اب وہ اسی طرح سے پورا ہوگا نا, آہستہ آہستہ پہلے اپنا ملک پورا تو نہ کور کر پائیں گے, لیکن جتنا اللہ آپ سے کروائے گا ہماری کیا اس میں اوقات, لیکن یہ کام تو واقعی اللہ کرتا ہے. یہ جو موضوع بھی ذرا چنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آپ کے لیے آتا ہے اور آپ وہ چنتے ہیں. اینڈ ایم شیور سر کہ جو انسنی باتیں ہیں یہ بہت سنی جائیں گی انشاءاللہ. یہ آغاز ضرور ہے لیکن لائک 4 مہینے, لیکن سفر ابھی تو آغاز ہوا ہے اس کا. آرگینک ریچ کی سر آپ نے بات کی, بہت اچھی بات کی, ورنہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ بائی کر لیتے ہیں سبسکرائبرز بھی, ایون منٹس بھی, تو اس کی ضرورت انشاءاللہ پڑے گی نہیں سر آپ کو, کیونکہ آپ یہ آئی ایم شیور سبسکرائبر کے لیے کر نہیں رہے. سبسکرائبر تو میرے ہو چکے ہیں پورے, جو اور مجھے ایکچولی مونیٹائزیشن کی اتنا کوئی شوق نہیں ہے. مجھے یہ ہے کہ میں میسج اکراس دے سکوں. آپ ایک کنٹریبیوشن کر رہے ہیں چونکہ جو آپ نے پوری زندگی جتنا بھی آپ سیکھ پائے وہ ظاہر ہے اب آپ لوٹانے کا This is the time to give it to you people. Yes, اور آپ وہ کر بھی رہے ہیں. ابھی نیکسٹ آپ جا رہے ہیں سالم. سالم اس کے ساتھ بالکل ایک یوسف صاحب ہیں, حضرت یوسف, جو کہ ان کا جو شجرہ نسب ہے وہ غوث پاک سے ملتا ہے تقریباً 18ویں پشت پہ, اور سلطان باہو کے جو 9ویں پشت پہ تھے بزرگ, ان کے ساتھ کمبینیشن میں انہوں نے ایک جنگ لڑی تھی 1948 میں کشمیر میں. واٹ ایور کشمیر وی ہیو رائٹ ناؤ اٹ از بیکاز آف دوز. انہوں نے سارے پشتون قبیلوں کو اکٹھا کیا تھا, یوسف زئی, اورک زئی, یہ تمام قبیلے اکٹھے کر کے سری نگر سے کچھ کلومیٹر دور رہ گئے تھے. صحیح ہے. سو اس پہ کریں گے. لیکن ایز این آرمی آفیسر ذرا بالکل ڈفرینٹ لائف روٹین تھی, ابھی ایز اے ویلاگر بالکل ڈفرینٹ روٹین ہے, ایزیلی مینیج ہو رہی ہے. فیملی کہہ رہے نہیں پہلے روٹین ٹھیک تھی, اب تو آپ نکل ہی جاتے ہیں, یا پہلے بھی نکل جاتے تھے؟ میرا درویشی سی صفت ہے, میں کبھی بھی گھر میں نہیں بیٹھتا, بلکہ گھر میں بیٹھنے کو میں بہت مشکل سمجھتا ہوں اپنے لیے. تو اٹس گڈ آلویز ٹو موو اراؤنڈ اور سیکھتا رہے, قبر تک سیکھنا تو ہے ہم نے. اور کبھی کوئی اگر کہہ دے کہ آپ کے ساتھ اس سفر پر جانا چاہتا ہے, وہ میرا بیٹا ہے عمر رضا خان, ہی از اے آٹسٹک اسپیشل کڈ, وہ میرے لیے خوش بختی ہے. تو میں اس کو لے کے جاتا ہوں. سر اس کے پوچھنے کا مطلب یہ خود بھی جانا چاہتا ہے. By all means, I would love that. I would love that. I would love that. میں یہ چاہوں گا. پلان کرتے سر ٹوگیدر صبح پاکستان اور آپ اس ویلاگ کے سفر میں ساتھ انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے, بہت اچھا لگا. اتنی پازیٹیو وائب کچھ شخصیات سے آتی ہے, اور سر جیسے ہی اسٹوڈیو میں آئے اس وقت سے میں نے سمجھ کرنا کہ اتنی پازیٹیو وائبز ماشاءاللہ سر سے آ رہی ہیں. جو کام وہ آپ کر رہے ہیں ظاہر ہے یہ اس کی وجہ سے ہے, اس کی وجہ سے. خوش رہیے سر, اللہ اس میں بہت برکت ڈالے. کی طرف پڑھتے ناظرین واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جمعے کی مناسبت سے آج کا جو ہمارا آخری موضوع ہے وہ سیکھنے سکھانے سے جڑا ہے. کچھ الفاظ ایسے ہیں جو ہم روٹین میں استعمال تو کر لیتے ہیں, بالخصوص اگر ہم ریلیجیس پرسپیکٹیو سے کچھ چیزوں کو لے کر چل رہے ہوں. رواداری ایک ورڈ ہے, یوں تو ظاہر ہے اس میں بات بھی کرتے ہیں, بٹ آج ذرا ہم دوبارہ سے اس کو نا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام یعنی دین کی روشنی میں, یا تعلیمات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ان کی روشنی میں رواداری کی کتنی امپورٹنس ہے, کس طرح سے اس کو پریچ کیا گیا, اور آج کے دور میں اس کی سگنیفیکنس کتنی بڑھ چکی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ رواداری کی کمی ہے. پروگرام میں ہمیں جوائن کر چکے ہیں مذہبی اسکالر ڈاکٹر ظہیر عباس قادری صاحب. سر السلام علیکم, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر بہت شکریہ آج کے لیے. سر رواداری سے متعلق اسلام نے زور بہت دیا ہے, کیا کہتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات رواداری کے موضوع پر؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ رواداری کا جو کانسیپٹ اور نظریہ اسلام نے پیش کیا ہے, اس کی مثال کسی اور مذہب میں نہیں ملتی, دنیا کے تمام تر مذاہب میں آج تک نہیں ملتی. بالکل. حتیٰ کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو یہ بھی اختیار عطا فرمایا کہ چاہیں تو وہ دین کو بھی ایکسیپٹ کریں اور چاہیں تو نہ کریں, جیسا کہ اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا ہے وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ,
کہ یہ دین تمہارے پاس اللہ کی طرف سے حق ہے اور ایک بہت بڑا سچ ہے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. تم میں سے جو چاہے اس کو مان لے اور ایمان لے آئے، اور تم میں سے جو چاہے اس کا انکار کر دے. لہٰذا جب اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو ماننے کے لیے، اپنا کلمہ پڑھنے کے لیے ہم پر جبر نہیں کیا، تو زندگی کے دیگر معاملات میں اللہ جبر کیسے کرے گا؟ بے شک. اسی طرح سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 257 میں ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں جبر نہیں. سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ کہ دین میں کوئی سختی نہیں، کوئی شدت نہیں. تو جب دین میں شدت نہیں ہے، سختی نہیں ہے، تو پھر ہم واضح طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام ایک رواداری کا مذہب ہے. جیسا کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے 11 اگست 1948 کے بیان میں بھی اور اپنے اسپیچ میں بھی فرمایا تھا کہ اسلام امن اور رواداری کا مذہب ہے. بس ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کو اور اس پیغام کو ہمیشہ یاد رکھیں. آج ہمیں چاہیے کہ ہم رواداری کو یاد رکھیں اور اسے اختیار بھی کریں. اس کا سبب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ فرمایا من لا یرحم لا یرحم. تم میں سے جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. کیا بات ہے. آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رحم کریں، سب سے پہلے اپنی ذات پر، کہ ہماری ذات سے کسی اور کو شر نہ پہنچے، نقصان نہ پہنچے، ہم تنگ ظرف نہ ہوں اور ہم وسعت ظرفی کا مظاہرہ کریں، ہمارے حوصلے بڑے ہوں، ہماری سوچیں وسیع ہوں. اور ان ساری باتوں کا جو درس ہے وہ ہمیں آقا علیہ السلام نے بھی دیا. ایک بڑا پیارا آپ نے جملہ ادا کیا، سوچ کی وسعت کیسے آتی ہے؟ سوچ کی وسعت آتی ہے قرآن کو پڑھنے سے، نبی علیہ السلام کی سیرت کو پڑھنے سے. وہ اس طرح کہ جب آپ قرآن مقدس پڑھتے ہیں نا تو کائنات کے پہلے انسان سے لے کر آج تک اور قیامت کے بعد تک ساری کائنات کی ہسٹری آپ کے سامنے اللہ رکھ دیتا ہے. زندگی کا ہر معاملہ قرآن مقدس پڑھنے سے آپ کے سامنے آ جاتا ہے. قرآن پاک جو ہے وہ صرف نماز روزہ نہیں سکھاتا، بلکہ قرآن پاک جو ہے یہ کوڈ آف لائف ہے، زندگی کا طریقہ سکھاتا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف جو صاحب جبہ و دستار ہیں یا پھر جو مذہبی لوگ ہیں یہ صرف انہی کا کام ہے. ہرگز نہیں. قرآن جو ہے وہ انسانوں کے لیے ہے، صرف مومنوں یا نمازیوں کے لیے نہیں ہے. اور سر آپ نے بڑی اچھی ایک بات کی دوسروں کو برداشت کرنے سے متعلق، دوسرے آپ سے تنگ نہ ہوں، کسی کو آپ کی ذات سے تکلیف نہ پہنچے. موجودہ حالات کے تناظر میں ہم دیکھتے ہیں جیسے دھرنوں کا ذکر ہو رہا ہے، جلسے ہو رہے ہیں، ایسے میں کیا ہوتا ہے راستوں میں رکاوٹیں کھڑی کر دی جاتی ہیں، عام شہریوں کو تنگ کیا جاتا ہے، کسی کے املاک کو آگ لگا دی جاتی ہے، چاہے وہ سرکاری ہو نجی ہو، کسی کی گاڑی کو آگ لگا دی، کسی عمارت میں توڑ پھوڑ شروع کر دی. ہمارا مذہب اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کیا ہم جب دوسروں کو نقصان پہنچا کے اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہوتے ہیں، کیا یہ درست عمل ہے؟ بڑی گہری بات آپ نے کی ہے اور یہ بڑا ضروری تھا اس پر بات کرنا بھی اس ٹاپک کو لے کر. سب سے پہلے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا راستوں کو ان کا حق دو. فَاعْتُوا الْحَقَّ طریق، کہ راستوں کو ان کا حق دو. پوچھا گیا یا رسول اللہ راستے کا حق کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا راستے کا حق یہ ہے کہ وہاں پر چلنے والا، کیونکہ راستہ بنا ہے چلنے والے کے لیے، وہاں پر چلنے والا ڈسٹرب نہ ہو، وہاں پر راستے پر گزرنے والا پریشان نہ ہو. تو فرمایا راستے پر مت بیٹھو تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ پتہ نہیں کیوں بیٹھا ہے. راستہ میں چلنے والوں کے لیے خطرے کا اور پریشانی کا اور کسی بھی طرح کے نقصان کا سبب نہ بنو. اگر بنو گے تو اللہ نے جو ان کو حق دیا ہے وہ حق مار رہے ہو. لہٰذا دھرنے دینا یا پھر ایمبولینسز کو روکنا یا پھر انسانوں کی آمد و رفت مشکل کر دینا، جیسا کہ ہم اسلام آباد میں رہتے ہیں تو اسلام آباد اور راولپنڈی کے باسی لاکھوں ایک دوسرے سٹی میں ٹریول کرتے ہیں اور روزانہ ڈیلی بیسس پر کرتے ہیں، تو ہماری زندگی اجیرن ہو جاتی ہے. اتنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے کہ بس بندہ جائے تو جائے کہاں. حالانکہ حال یہ ہے کہ جس اسلام کو نافذ کرنے کے لیے، جس ریاست مدینہ کو بنانے کے لیے ہم بات کرتے ہیں، اسی ریاست مدینہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ہر انسان کو اس کا حق دو. جبکہ یہاں پر لوگ مر جاتے ہیں ہاسپٹلز کے انتظار میں، پہنچنے کے انتظار میں، بہت سارے حادثات ہو جاتے ہیں، لاکھوں کروڑوں کی جو املاک ہیں وہ جلا دی جاتی ہیں، گورنمنٹ کی بھی اور عوام کی بھی. اور اس انداز سے تنگ کیا جاتا ہے قوم کو کہ لگتا یہ ہے کہ ہم یہاں ایک عذاب کی زندگی جی رہے ہیں. اور سر ایک جملہ ہمارا دین جو ہمیں سکھاتا ہے کہ ایک شخص کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. پھر جب ہم دیکھتے ہیں ہمارے احتجاج کی وجہ سے جب کوئی ایمبولینس راستے میں پھنسی ہوتی ہے، اس میں کوئی مریض دم توڑ جاتا ہے، کیا اس کا گناہ ہمارے سر نہیں آتا؟ بالکل. جب کوئی ہماری وجہ سے مر جاتا ہے یا اپنی جان سے بازی ہار جاتا ہے تو اس کا قتل
यानी सिर्फ मौत नहीं, उसका कत्ल उसको रोकने वालों के सर डलता है। मैं आपको बताऊं कि दुनिया के मज़ाहिब को अगर हम देखें और इस्लाम को अगर हम कंपैरिजन करें तो वाज़े डिफरेंस नज़र आता है। अगर आप फितना तातारिया को देखें तो उन्होंने अपना इनकलाब लाने के लिए 10 लाख लोग कत्ल किए। अगर आप रशियन इनकलाब को देखें तो 19 लाख लोग उसमें कत्ल हुए। अगर आप वर्ल्ड वार 1 को देखें तो 1 करोड़ के करीब लोग कत्ल हुए। अगर आप वर्ल्ड वार 2 को देखें तो 5 करोड़ के करीब लोग कत्ल हुए। इसके बावजूद वो ऐसा इनकलाब ना ला सके जो इनकलाब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए। मगर आका अलैहिस्सलाम कैसे लाए? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 13 साल ज़िंदगी है जो मदनी ज़िंदगी है, जिसमें जंगी हुई। आका अलैहिस्सलाम की ज़ाहरी हयात मुबारका में 82 जंगें हुई, 82, उनमें 72 गज़वात हैं जिनमें आका अलैहिस्सलाम ने खुद शिरकत फरमाई। 57 उसमें सरायाज हैं कि जिनको आका अलैहिस्सलाम ने खुद लश्कर तैयार करके भेजा। अब इन 82 जंगों में पता है कत्ल कितने हुए? आप अंदाज़ा करेंगे, हैरान हो जाएंगे कि जो मुसलमानों के शुहादा हैं उनकी कुल तादाद 259 है, कुल तादाद जस्ट 259, और जो दुश्मनों के कत्ल हुए उनकी कुल तादाद 759 है, 759। अगर इन सब को मिलाया जाए तो 1018 वो लोग हैं जो इस्लाम की खातिर भी शहीद हुए और इस्लाम वालों ने उन्हें अपने दिफा के लिए और इस्लाम के इनकलाब पीसफुल इनकलाब के लिए अर्ज करता हूँ पीसफुल इनकलाब के लिए बाकायदा तौर पर उन्हें दिफाई तौर पर अपनी प्रोटेक्शन के लिए करना पड़ा। तो ये जो आज इनकलाब लाया जा रहा है इसमें सैकड़ों जानें तो ले ली गई हैं, अब और कितनी जानें लेंगे? इसमें अरबों खरबों के नुकसान तो कर दिए हैं आपने, और कितने नुकसान करेंगे? लिहाजा इस्लाम और पाकिस्तान का कानून और इंसानी हुकूक भी इस तरह के मामलात और मुल्क पाकिस्तान के अंदर हालात पैदा करने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देते, ना ही ऐसा किया जाए। बिल्कुल सही है, आपने बड़ा अच्छा सम किया सर। वक्त मुख्तसर था, बहुत शुक्रिया साथ मौजूद था। जो आखिरी बात आपने की ना कि एक मुतहम्मिल नहीं हो सकता ना कोई भी ऐसा मुल्क, बिलखुसूस अगर हम पाकिस्तान की बात करें और हम जब दीन इस्लाम की रोशनी में कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। बड़ा सर ने तो एक मैं कहूँगा कि एग्जांपल जिस तरह से कोट की कि कितने जंगें, कितने गज़वात और हज़ार के लगभग जानों का नुकसान, और आज हम क्या देखते हैं कि अभी सिर्फ आगाज़ ही होता है, ऐलान ही होता है, कंटेनर हो या मार्च हो या धरना हो या रैली हो, उसमें हम सहाफ़ी को भी महफूज नहीं देखते, उसमें हम मकाम शहरी को महफूज नहीं देखते, ना जान को महफूज देखते, ना माल को महफूज समझते हैं या देखते हैं, और कई जाने इसी तरह से कीमती जाने उनका ज़िया हो जाता है। हमें आगे बढ़ना है। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुछ ज़ेबन तालिया मान हमें ज्वाइन भी कर लेंगी। प्रोग्राम का जो ख़त्म है वो हम नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करेंगे। लेकिन सलमा ये कितना अहम है, इस पर बात भी करना जो आज का मौजू भी था हमारा, कि सियासी रवादारी भी बड़ी अहम हो चुकी है। एग्जैक्टली, सियासी रवादारी भी बहुत अहम है। दूसरों को बर्दाश्त करना, रवैयों को बर्दाश्त करना, और खंदा पेशानी से दूसरे की राय अगर मुख्तलिफ है तो उसको भी बर्दाश्त करें। अभी कुछ जंगों का जिक्र हो रहा था तो मेरे जहन में बार बार एक बात आ रही थी कि उस वक्त जंगों के भी उसूल हुआ करते थे, हमने वो उसूल भी भुला दिए। हमारे लिए कोई शरायत, कोई हुदूद क़यूद बाकी नहीं रही। हम दूसरों की राय का एहतराम नहीं करते, दूसरों की निजी ज़िंदगी का एहतराम नहीं करते। कोई खातून अगर सफ़र कर रही होती है सड़क पे तो हम भूल जाते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम रियासत पाकिस्तान के शहरी हैं, हम पे एहतराम लाजिम है दूसरों का भी। अगर हम अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं तो दूसरों के हुकूक हमारे फ़राइज़ हैं, पहले हमें फ़र्ज़ अदा करना है, फिर हमें अपने हुकूक मांगने हैं। लेकिन ये वो एक ऐसा पॉइंट है जिसमें हम लैग करते हैं। एग्जैक्टली। तो और इसी पर ज़ाहिर बात करनी बड़ी अहम थी। एनीवेज जी, प्रोग्राम को हम कंक्लूड कर रहे हैं। तालिया मान चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। देखते हैं आज किस कलाम का उन्होंने इंतखाब किया है हमारी इस नशरियात के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी। इश्क़े नबी मेरे दिल में भी समा जाना, मुझको भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना। इश्क़े नबी मेरे दिल में भी समा जाना, मुझको भी
मोहम्मद का दीवाना बना जाना। जो रंग के जामी पर रूमी पे चढ़ाया था, जो रंग के जामी रोमी पे चढ़ाया था, उस रंग की कुछ रंगत मुझ पे भी चढ़ा जाना। कुदरत की निगाहें भी जिस चेहरे को तकती थी, कुदरत की निगाहें भी जिस चेहरे को तकती थी, उस चेहराए अनवर का दीदार करा